चलिए हम एक बार ये प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगी? न्यूक्लियोलस से। न्यूक्लियोलस कहाँ पर है? सेल के अंदर, न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस। यहाँ से राइबोसोम्स जो है वो क्रिएट होंगे। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के पास खुद के भी होंगे, अदरवाइज यहाँ से राइबोसोम्स जो है वो क्रिएट होंगे। यहाँ से क्रिएट होने के बाद वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू बाहर जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, और वो भी कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आकर ये क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर अटैच होने के बाद बच्चों ये देखिए यहां पर आ चुके हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। यहां पर न्यूक्लियर पोर से बाहर निकल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आए, यहां पर ये प्रोटीन बनाएंगे, और यहां पर प्रोटीन बनाने के बाद वेसिकल्स की फॉर्म में यहां से किसके पास जाएंगे? गोल्जी अपरेटस के पास जाएंगे। देखिए स्मूथ कौन से वाला है जिस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं है, रफ कौन सा है जिस पर राइबोसोम्स अटैच हैं। ये रफ पर राइबोसोम्स जो है वो अटैच होंगे, और यहाँ पर अटैच होने के बाद यहाँ पर प्रोटीन बनेगा, और वो जो है वेसिकल्स की फॉर्म में यहाँ से पैक होकर वो किसके पास जाएगा? गोल्जी अपरेटस के पास जाएगा। गोल्जी अपरेटस फिर क्या करेगा? फर्दर प्रोसेस करेगा। फर्दर प्रोसेस कैसे करेगा? उनको पैक करने का जो काम है, उन पर लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच करेगा, उनको वेसिकल्स की फॉर्म में डालेगा, फिर जहां पर भी सेल की जरूरत होगी वहां पर उसको भेजेगा। ये देखिए प्रोटीन यहां से निकल रहे हैं। ये कहां से निकल रहे हैं? RER से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यहां से वेसिकल्स की फॉर्म में ये निकलेंगे, और यहां से निकल के ये कहां पर जाएंगे? गोल्जी अपरेटस के अंदर। गोल्जी अपरेटस इनका वेट कर रहा होगा कि भी आगे की जो प्रोसेस है गोल्जी अपरेटस करेगा। अब ये इसके अंदर चले जाएंगे। यहां पर जाने के बाद जो है फर्दर प्रोसेस होगी वो देख लीजिए। ये देखिए यहां से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर ये कहां पर जाएंगे? गोल्जी अपरेटस के अंदर जाएंगे। गोल्जी अपरेटस के अंदर ही इनका, यहां से ही इनका ट्रांसपोर्ट होगा सेल के दूसरे पार्ट तक जहां पर इन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन उससे पहले इनकी पैकेजिंग होगी, इनकी अच्छे से पैकेजिंग होगी। भी सामान को पैक भी तो करना भेजने से पहले, और इन पैकेजिंग के साथ इन पर कुछ और चीजें अटैच हो जाएंगी। लिपिड है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये इन पर अटैच हो जाएंगे, और ये अटैच होने के बाद यहीं से कुछ टाइम ये स्टोर रहेंगे यहां पर, और स्टोरेज के बाद ये चले जाएंगे दूसरे पार्ट्स तक सेल के जहां पर इनकी रिक्वायरमेंट होती। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एएस कैंपस। और आज एएस कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पर हम 9th क्लास की साइंस की शुरुआत करने वाले हैं। देखिए बच्चों, जब भी कोई बच्चा 9th क्लास में होता है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एज होती है किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि यहां से उसका जो एकेडमिक्स है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आ जाता है। स्पेशली उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, साइंस है, वो थोड़ा एडवांसमेंट पे आ जाते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 8th क्लास तक एक बच्चे का सिलेबस जो है वो कम होता है। 9th क्लास में आते ही किसी भी बच्चे का सिलेबस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और अगर मैं कंपैरिजन करूं, क्योंकि कई सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि हम तो जी 10th क्लास में ध्यान देंगे, लेकिन क्योंकि 10th क्लास बोर्ड की क्लास है। लेकिन बच्चों मैं आपको बताता हूं कि 9th क्लास का जो सिलेबस है वो 10th क्लास के मुकाबले थोड़ा टफ है, और 9th क्लास से हमारा बेस बनना शुरू हो जाता है। यदि किसी बच्चे ने 9th क्लास में अच्छे से ध्यान नहीं दिया, उसको आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं चीज़ों को कवर करने में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम 9th क्लास के अंदर हैं, एक एक चीज को हम बड़े ध्यान से समझें, ताकि आगे चलकर हमारे को प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। देखिए बच्चों, अगर हमें किसी भी मकान को, किसी भी घर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हमें किस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है? उस घर की नींव पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो 9th क्लास जो है वो फाउंडेशन होती है, चाहे वो हमारे ओलंपियाड हैं, चाहे वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो जेई नीट कोई भी एग्जाम है, 9th क्लास से लिंक हो जाते हैं वो एग्जाम्स, क्योंकि यहां से एक बच्चा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। तो एएस कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पर आज हम शुरू करने वाले हैं 9th क्लास की साइंस, और उसका बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन की फंडामेंटल यूनिट, हमारे लाइफ की फंडामेंटल यूनिट कौन सी है? कौन सी है? सेल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सेल के बारे में पूरा जानेंगे। 3D एनिमेशन की भी हम हेल्प लेंगे। पूरा जैसे एक मूवी देखते हैं हम बच्चे,
इस तरीके से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो बड़ी आसानी से याद नहीं रहती हैं। तो यदि आप लोग यहां पर मेंटली प्रेजेंट रहते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि ये चैप्टर आज हम पूरा का पूरा 100% कवर कर लेंगे। दिस इज माई 100% गारंटी टू यू। इफ योर कंसंट्रेशन इज हियर, इफ यू आर पेइंग अटेंशन हियर, देन कंप्लीट चैप्टर विल बी इन योर माइंड। तो चलिए हम आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज सेल। देखिए बच्चों, जब भी हम सेल का डिस्कशन करते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? रिमोट का सेल। मैं दिखाता हूं आपको। जब भी हम सेल का डिस्कशन करते हैं तो आपके माइंड में कौन से वाला सेल आ जाता है? ये वाला सेल नहीं। सेल का मतलब क्या है? ये बच्चों बायोलॉजी का सेल है। बायोलॉजी का सेल भाई ये क्या होता है? तो आज बच्चों हम इसी सेल के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारा 9th क्लास की बायो का सबसे पहला चैप्टर है। जैसे जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एटम से मिलकर बने हैं, ऐसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो बच्चों सबसे पहली जो चीज आती है हमारे माइंड में वो यही आती है कि सेल होती क्या है, क्योंकि हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर सेल के बारे में स्टडी करनी है। सेल के फिर छोटे 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 पार्ट्स भी होंगे सेल के अंदर, उनके बारे में स्टडी करनी है। लेकिन सबसे पहले हम यही जानते हैं कि सेल क्या होती है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। सेल, इससे सबसे पहले हम बोलेंगे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। हमारे जो लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे देखिए बच्चों, अगर हम एक घर बनाते हैं, ठीक है, वो घर बनाते टाइम सबसे बेसिक यूनिट जो बिल्डिंग ब्लॉक है, सबसे बेसिक यूनिट कौन सी होती है? ब्रिक, ईंटें होती है ना। बहुत सारी ईंटों को मिलाकर एक कमरा बनता है, बहुत सारे कमरों को मिलाकर एक घर बनता है। लेकिन जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? ईंट, ब्रिक। ऐसे ही जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के लिए जो बेसिक फंडामेंटल है वो किन से मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। वो आगे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं सेल जो है इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का मतलब क्या है बच्चों? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसा बोल सकते हैं, लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी सेल से मिलकर बने हैं। और जितने भी हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं, चाहे वो एक्सक्रीशन है, चाहे वो डाइजेशन है, कोई भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, तो सभी के सभी जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं, कोई भी फंक्शन है वो किसकी वजह से होता है? चाहे वो ब्लड का फ्लो है, चाहे वो मेटाबॉलिज्म है, चाहे कोई भी एक्टिविटी है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो जो फंक्शन है वो किसकी वजह से परफॉर्म होते हैं? सेल की वजह से परफॉर्म होते हैं। और हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनता है वो सेल से ही मिलकर बनता है। तो इसलिए हम सेल को क्या बोल देते हैं? एक तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो किससे मिलकर बनता है? सेल से मिलकर बनता है। और दूसरा फंडामेंटल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल क्यों? क्योंकि जितने भी फंक्शन जो है परफॉर्म होंगे वो किसकी वजह से परफॉर्म होंगे? हमारी बॉडी के अंदर सेल की वजह से परफॉर्म होंगे। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखिए बच्चों, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यहां पर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, अगर हम इसके बेस पर जाएं, अगर हम बिल्कुल शुरुआत से देखें तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बना कैसे? सबसे पहले आती है सेल। बहुत सारी सेल्स को मिलाकर एक टिश्यू बनता है। बहुत सारी सेल्स को मिलाकर एक टिश्यू बनता है। ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज को मिलाकर एक ऑर्गन बनता है। बहुत सारे टिश्यूज को मिलाकर एक ऑर्गन, भाई हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो किडनी है, हार्ट है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स ही तो हैं। ये सारे ऑर्गन्स बने कैसे? बहुत सारे टिश्यूज को मिलाकर। ये टिश्यूज कैसे बने? बहुत सारी सेल्स को मिलाकर। अब सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। अब जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा एक ऑर्गन का क्या बन जाता है? सिस्टम बन जाता है। जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स ने मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है। और भी जितने सारे ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है,
ठीक है, ये सारे के सारे जो सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम जो हैं, वो किन से मिलकर बने हैं? अलग अलग ऑर्गन्स से मिलकर बने हैं। ठीक है, और बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम हम मिला देते हैं, इन सभी को मिलाकर एक पूरा का पूरा क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये हमारा पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों बना कैसे है? सबसे पहले क्या चीज आई है? वो क्या आई है? सेल आई है। तो इसीलिए सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ की शुरुआत ही कहां से होती है? सेल से होती है। ठीक है, और बच्चों एक बात और आप याद रखेंगे, सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। लॉजी वर्ड आपको जहां पर भी दिखे ना, उसका मतलब क्या होता है? स्टडी। साइटो का मतलब सेल। सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। जैसे बायोलॉजी है, लॉजी मतलब स्टडी, बायो का मतलब लिविंग्स, मतलब लिविंग्स की स्टडी क्या होगी? बायोलॉजी होगी। जूलॉजी है, जू का मतलब एनिमल्स, लॉजी का मतलब स्टडी। ठीक है, तो एनिमल्स की स्टडी। तो बेटा साइटोलॉजी क्या होगी? द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है, इस पूरे के पूरे चैप्टर में, ना केवल ये पूरा चैप्टर बल्कि हमारी जितनी भी बायोलॉजी है, क्योंकि उसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही तो स्टडी करनी होती है बायोलॉजी के अंदर। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? किस चीज से मिलकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए होते हैं? सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? वो होती है सेल से। तो इसलिए सेल की स्टडी बच्चों हर क्लास में हमारे को काम आती है, चाहे वो हमारी 9th क्लास है, चाहे वो हमारी 10th क्लास है, चाहे +1 +2 ग्रेजुएशन, जितनी भी क्लासेस हैं, हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो सेल की नॉलेज होना हमारे को बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। आपको सेल का पता लग चुका है, बहुत सारी सेल मिलकर एक क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। चलिए, सेल के बाद हमें यह पता लग चुका है बच्चों कि सेल क्या है। सेल जो है वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, मतलब सारे फंक्शन सेल परफॉर्म करेंगी और हर सेल का अलग अलग फंक्शन होगा, और जो स्ट्रक्चर जो बनेगा, ढांचा जो बनेगा हमारी बॉडी का, वो भी किन से मिलकर बना होगा? सेल से मिलकर बना होगा। अब जब अगर हम टाइम ट्रेवल करें, थोड़ा पीछे जाएं, समय को पीछे लेकर जाएं, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने सेल के बारे में अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। किसी ने सेल की डिस्कवरी की, किसी ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, किसी ने सेल के छोटे छोटे और पार्ट्स की डिस्कवरी की। तो कई बार एग्जाम के अंदर यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि किस साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की सेल की, किस साइंटिस्ट ने डेड सेल की डिस्कवरी की, किस साइंटिस्ट ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। तो हम यहां पर कुछ एक साइंटिस्ट देखेंगे जहां से कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट आते हैं वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कब आते हैं बच्चों? 1665 में। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, ये हमारे रॉबर्ट हुक हैं, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया। कैसे उसने सेल के बारे में बताया? उन्होंने एक ट्री लिया, एक ट्री, उसका नाम था ओक ट्री। ओक ट्री की बार्क ली, मतलब ये ऊपर की जो छाल का जो हिस्सा है ना, ये इसको उठाया। ठीक है, और इसके एक हिस्से को लिया, मतलब ये ओक ट्री लिया और इसका एक हिस्सा, एक छाल जैसे ऊपर की बोलते हैं ना, छाल को उतारा, और छाल को उतारने के बाद उसका भी एक हिस्सा लिया। ठीक है, उसका एक हिस्सा लेने के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर उसको डाला, और जब उस टाइम पे बच्चों माइक्रोस्कोप जो है उनकी डिस्कवरी स्टार्ट ही हुई थी, जिस टाइम पर रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में बताया। ठीक है, तो उसने क्या किया? ओक ट्री लिया, ओक ट्री का एक छोटा सा हिस्सा उठाया, एक छाल उठाई, बार्क, ठीक है, कॉर्क, और वो उठाने के बाद उसको किस में स्टडी किया? माइक्रोस्कोप में उसको रखा और उसको जूम करके देखा, भाई क्या है ये, इसमें क्या चीज है। तो ऐसे ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये स्ट्रक्चर किसको दिखा? हमारे जो रॉबर्ट हुक हैं उनको दिखा। ठीक है, अब ये इनको उन्होंने नाम क्या दे दिया? लिटिल रूम्स, जिसको हम सेल बोल देते हैं। ये छोटे 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 जो आपको रूम्स दिख रहे हैं ना, इनको क्या बोल दिया? ये सेल बोल दिया।
ठीक है। तो लेकिन बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये आउटर पार्ट था, ट्री का आउटर पार्ट था, और ये डेड पार्ट था, डेड सेल थी। मतलब कि जो रॉबर्ट हुक ने स्टडी करी वो सबसे पहले सेल की स्टडी करी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है हु डिस्कवर्ड सेल फर्स्ट, दैट इज रॉबर्ट हुक। कब की? 1665 के अंदर। लेकिन ये जो सेल थी वो डेड सेल की स्टडी करी, मतलब कि जो जीवित नहीं है, नॉन लिविंग सेल। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? एंटोनी वॉन ल्यूनहोक। ठीक है, ये एंटोनी वॉन ल्यूनहुक। अब ये जो है बच्चों, अब आप ये थोड़ा सा रिलेट करके चलेंगे कि ल्यू से लाइफ, एल से लाइफ, एल से ल्यू, लाइफ मतलब लिविंग बोल सकते हैं, लाइफ मतलब लिविंग। इसने तो करी डेड सेल की स्टडी। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए एंटोनी वॉन ल्यूनहोक, इन्होंने किसकी स्टडी करी? लिविंग सेल को डिस्कवर किया। कब? 1674 में। इसके कितने साल के बाद? लगभग 9 साल के बाद इन्होंने, एंटोनी वॉन ल्यूनहोक ने लिविंग सेल की स्टडी करी। जो किसने डिस्कवरी करी? फर्स्ट लिविंग सेल की एंटोनी वॉन ल्यूनहोक ने। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल फर्स्ट, तो आप क्या बोलेंगे? किसने करी? एंटोनी वॉन ल्यूनहोक। लेकिन बच्चों ये पूछ लिया जाए हु डिस्कवर्ड सेल, तो आप क्या लिख के आएंगे एग्जाम के अंदर? रॉबर्ट हुक इन 1665। इन्होंने डेड सेल की स्टडी की थी, डिस्कवरी की थी, और इन्होंने लिविंग सेल। चलिए, 2 साइंटिस्ट हैं बच्चों, कुछ साइंटिस्ट हमारे को ऐसे ही पढ़ने हैं, और ये आपको बच्चों एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इन चीजों को, क्योंकि बच्चों ये साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो इसीलिए आप बच्चों को बड़े ध्यान से इनको पढ़ना है। तो सबसे पहला साइंटिस्ट कौन सा आया? रॉबर्ट हुक 1665 में। उसके बाद कौन आया? एंटोनी वॉन ल्यूनहोक, जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। वो कब हुआ? 1674 में। उसके बाद चलिए, उसके बाद जो साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन। ये देखिए बच्चों, रॉबर्ट नाम था ना उस टाइम पे, बड़ा फेमस नाम था हम कह सकते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने किसको डिस्कवर किया? उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। अभी ये न्यूक्लियस क्या होता है? ये सेल का ही एक पार्ट है, सेल की एक ऑर्गेनेल से। जैसे ये एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है बच्चों, जो कि सेल का, जिसे हम ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। इसको हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी? बताइए जल्दी से। रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, लिविंग सेल की किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूनहोक ने। अब थर्ड जो साइंटिस्ट आए वो कब आए? 1831 में, 1831 में साइंटिस्ट आए जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। चलिए, थर्ड साइंटिस्ट हमारे कौन से थे? रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की। उसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आते हैं, परकिंजी। परकिंजी ने क्या किया? उन्होंने एक टर्म दिया। वो कौन सा टर्म दिया? प्रोटोप्लाज्म। वो कब दिया? इसके 8 साल के बाद, 1839 में। अब ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है बच्चों? हमारी एक सेल है, उस सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ये हमारी सेल है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है। इसके अंदर लिविंग मटेरियल भी होता है और नॉन लिविंग मटेरियल भी होता है। वो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। सेल के अंदर लिविंग थिंग्स भी होंगी, नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगी। तो जितनी भी हमारी सेल के अंदर लिविंग चीजें होंगी, ठीक है, लिविंग मटेरियल होगा, उस सब को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसमें नॉन लिविंग नहीं आएंगी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि सेल के अंदर क्या लिविंग होता है, क्या नॉन लिविंग होता है। लेकिन अभी के लिए आप ये याद रखिए कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है? सेल के अंदर का जो लिविंग कंटेंट है वो क्या होगा? वो क्या होगा बच्चों? प्रोटोप्लाज्म। और बच्चों प्रोटोप्लाज्म अलग होता है, साइटोप्लाज्म अलग होता है। कई बार बच्चे जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। साइटोप्लाज्म, इसके अंदर पड़ी हुई जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसके अंदर? सेल के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म के अंदर भी होता है साइटोप्लाज्म, लेकिन प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, सेल के अंदर जितना भी लिविंग कंटेंट है उसको हम कलेक्टिवली क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लाज्म। उसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी है और जितने जितने भी लिविंग कंटेंट है, लिविंग ऑर्गेनिल्स हैं, वो सारी की सारी क्या आ जाएंगी, प्रोटोप्लाज्म के अंदर में आएंगी। तो हमारे थर्ड साइंटिस्ट कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की 1831 में, ये हमारे रॉबर्ट ब्राउन है। उसके बाद आए परकिंजी। परकिंजी ने क्या किया, एक टर्म दिया, क्या टर्म दिया, प्रोटोप्लाज्म, लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। वो कब दिया बच्चों, इसके 8 साल के बाद 1839 में। ठीक है, चलिए बच्चों ये चीजें मैं समझता हूं, क्योंकि देखो अभी आपकी 9th क्लास की शुरुआत है, आपको ना बहुत सारी चीजें जो है ऐसी मिलेंगी जो आप, कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। लेकिन बच्चों यहां पर आपका जो कंसंट्रेशन है वो 100% होना चाहिए, क्योंकि यहां से हमारी डेप्थ में स्टडी स्टार्ट हो जाती है साइंस की। अगर आप एक बार कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लेंगे फिर उसके बाद आप चीजों को नहीं भूलते हैं, लेकिन एक बार आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं और कब इन्होंने डिस्कवरी की और किस चीज की डिस्कवरी की, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद 3 भाई आए, भाई मतलब समझ लीजिए 3 साइंटिस्ट आए। 4 साइंटिस्ट हमने पहले पढ़े, 3 साइंटिस्ट हमने अभी हम पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे आशीष सर कितने सारे साइंटिस्टों के बारे में आप हमें बताएंगे। देखिए बच्चों, ये जो साइंटिस्ट हैं, अगर हम सेल की पढ़ाई कर रहे हैं, सेल की स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे को पता होना चाहिए कि जो सेल की डिस्कवरी, सेल से रिलेटेड जो थ्योरीज दी हैं वो किन्होंने दी हैं, किसने न्यूक्लियस को। केवल ये 7 साइंटिस्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। तो आप सभी बच्चों अपना एक नोटबुक एंड पेन लेके बैठेंगे, नोटबुक एंड पेन लेकर बैठेंगे तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते जाएंगे उनको आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाएंगे। और इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी स्लाइड्स बनाई हैं, जितनी भी चीजें रिकॉर्ड की हैं बच्चों, वो सारी की सारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो आपका कोई ओलंपियाड है, चाहे वो आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसका भी फाउंडेशन यहां से आपका तैयार होगा, चाहे वो फिर आपका स्कूल एग्जाम है, ठीक है, और चाहे वो आपका 10th क्लास के लिए बेस है, वो भी यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए 1838 में बच्चों एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, मैथियस जैकोब शिलाइडन। इसको मैथियस शिलाइडन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो थे बच्चों, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलके बने हैं। देखो लिविंग, मैंने आपको बताया ना, लिविंग जो है वो तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जितने भी सॉरी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो कोई बैक्टीरिया है, चाहे वो कोई प्रोटोजोआ है, अमीबा है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सबके सब किन से मिलके बने होंगे, सेल से मिलके बने होंगे। अब ये जो थे मैथियस शिलाइडन जो थे, वो बच्चों एक बॉटनिस्ट थे। क्या थे, बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट मतलब कौन होते हैं, जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बॉटनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अगर ये बॉटनिस्ट थे तो ये किसकी स्टडी करेंगे, प्लांट्स की स्टडी करेंगे। तो इन्होंने बताया, क्या स्टेटमेंट दी, कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किन से मिलके बने हैं, सेल्स से मिलके बने हैं। किसने बताया, ये मैथियस शिलाइडन ने। कब बताया, 1838 में। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, थियोडर श्वान। थियोडर श्वान जो थे बच्चों, वो एक जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट कौन होता है, जो एनिमल्स की स्टडी करता है। जू मतलब क्या, एनिमल्स, एनिमल्स ही तो होते हैं जू के अंदर। तो जूलॉजिस्ट क्या होता है बच्चों, जो एनिमल्स की स्टडी करता है। अब जो बॉटनिस्ट थे, हमारे पिछले जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया, सारे के सारे प्लांट्स जो हैं किन से मिलकर बने होंगे, किन से मिलकर बने होंगे, सेल से मिलकर बने होंगे। ये जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, मतलब एनिमल्स की स्टडी करने वाले। तो ये क्या बताएंगे, जितने भी हमारे जो एनिमल्स हैं वो किन से मिलकर बने हैं, सेल्स से मिलकर बने हैं। लास्ट साइंटिस्ट ने हमें, मैथियस शिलाइडन ने क्या बताया था, सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। इन्होंने, थियोडर श्वान ने क्या बताया, सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। बात समझ में आई, एक ने प्लांट्स का बताया, एक ने एनिमल्स का बताया। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, या बच्चों आप नोट करते जाएंगे साथ के साथ। इसके बाद बच्चों एक और साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने ये बताया, बच्चों मतलब कि जो 2 साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने ये कहा, भाई जो आपकी बातें हैं वो एकदम सही हैं,
आपकी जो बातें हैं वो सही हैं, मतलब जो प्लांट्स हैं वो सेल से मिलके बने हैं, जो एनिमल्स हैं वो सेल से मिलके बने हैं, लेकिन ये सेल आती कहां से है? तो इन्होंने ये एक स्टेटमेंट दी। वो क्या स्टेटमेंट थी? इन्होंने अपनी लैंग्वेज में स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट को इन्होंने क्या कहा? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये इन्होंने स्टेटमेंट दी। क्या स्टेटमेंट दी? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चों, जितनी भी हमारी सेल्स हैं वो कहां से आती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारी सेल हैं, अब हमारी सेल जो है बच्चों डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करती हैं? ये एक सेल है, इससे दो सेल्स बनेंगी, ये फिर इससे फिर से आगे सेल डिवाइड करेंगी, एक से दो, दो से चार, फिर यहां से फिर से सेल डिवाइड करेंगी। अब देखिए इन्होंने क्या बताया बच्चों कि जितनी भी हमारी सेल्स है, मान लो ये सेल है, ये वाली सेल कहां से आई? ये पिछली सेल से ही तो आई ना। जब पिछले वाली सेल ने, प्री एग्जिस्टिंग सेल ने डिवाइड किया, डिवाइड करके दो सेल बनाई, तो वहीं से तो ये सेल आई। अब ये सेल डिवाइड करेगी तो ये आगे दो सेल बनाएगी, ये सेल डिवाइड करेगी, ये भी आगे दो सेल बनाएगी। यही बात हमारी किसने बताई? रुडोल्फ वर्शो ने। ठीक है, कब बताई? 1855 के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। रुडोल्फ वर्शो ने क्या बताया कि जो जितनी भी हमारी सेल्स हैं वो कहां से आई हैं? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ने जब डिवाइड किया, वहीं से हमारे को जो नई सेल्स मिली हैं। बात समझ में आई? तो तीनों साइंटिस्ट का आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बस यहां पर हमारे साइंटिस्ट जो है वो खत्म होते हैं। तो हमारे को 7 जो साइंटिस्ट हैं उनकी स्टडीज याद रखनी है। सबसे पहले हमारे पास कौन थे? रॉबर्ट हुक, जिसने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। लेकिन वो सेल कौन सी थी? नॉन लिविंग सेल थी। उसने क्या किया? ओक का एक ट्री लिया, उसकी छाल को लिया और उसका एक हिस्सा लेके माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया। तो ऐसे छोटे 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 उसको रूम्स मिले, जिनको उसने क्या बोल दिया? सेल बोल दिया। सेल का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम्स। ठीक है, उसके बाद नॉन लिविंग सेल की तो स्टडी हो गई, अब लिविंग सेल की भी करनी है भाई। लिविंग सेल की किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूनहोक ने। इसने लिविंग सेल की डिस्कवरी की, और वो कब की बच्चों? इसने 1674 के अंदर इन्होंने लिविंग सेल की। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए ना कि सेल की डिस्कवरी, तो आप बताओगे रॉबर्ट हुक, और लिविंग सेल की डिस्कवरी तो एंटोनी वॉन ल्यूनहोक आ जाता है बच्चों कई बार एग्जाम के अंदर। फिर आए थर्ड साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? न्यूक्लियस की स्टडी की, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया 1831 में। आगे देखेंगे न्यूक्लियस होता क्या है, डिटेल में पढ़ाई करेंगे उसके बारे में। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए परकिंजी। परकिंजी ने क्या किया? प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है? लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। वो कब दिया? 1839 में। उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल की थ्योरी दी। सबसे पहले कौन आए? मैथियस शलाइडन या फिर मैथियस जैकोब शलाइडन। कब आए? 1838 में। ठीक है, 1838 में उन्होंने कहा, ये एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने कहा कि सारे के सारे प्लांट सेल से मिलकर बने हैं। उसके बाद एक जूलॉजिस्ट आए जिनका नाम था थियोडर श्वान 1839 में, जिन्होंने कहा एनिमल्स जो हैं सारे के सारे सेल से मिलकर बने हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए रुडोल्फ वर्शो। ये कब आए? 1855 के अंदर आए। इन्होंने क्या कहा? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, अपनी भाषा में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी हमारी सेल्स हैं वो आती कैसे हैं? वो जब हमारे पिछले वाली सेल जो हैं वो डिवाइड करती हैं तो हमारी नई सेल्स बनती हैं। फिर अब ये नई सेल्स और ज्यादा डिवाइड करेंगी तो हमें और सेल्स मिलेंगे। सो ऑल एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जितने भी सेल अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, कम फ्रॉम, कहां से आती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पिछले वाली सेल्स ही उन्हें बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब सेल की जो थ्योरी, इन 3 साइंटिस्ट ने हमारे को सेल की थ्योरी दी। वो सेल की थ्योरी कई बार बच्चों एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो देखिए सेल की थ्योरी क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, वो सेल से मिलकर बनी है। सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल, मतलब स्ट्रक्चर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो सेल से मिलकर बना है। फंक्शन जो भी परफॉर्म होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वो सेल की वजह से परफॉर्म होते हैं। तो दैट्स व्हाई सेल आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद जो नई सेल्स होती हैं वो कहां से प्रोड्यूस होती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, मतलब जो हमारी सेल्स पहले से हैं उन्हीं से आएंगी। अब ये थोड़ा सा हम सेल्स के बारे में बच्चों थोड़ा एक्स्ट्रा देख लेते हैं कुछ।
आपको याद रखना है जो ये वर्ड है सेल, वो कहां से डिराइव हुआ है? एक लैटिन वर्ड था जिसका नाम था सेल्यूला, जिसका मतलब क्या होता है? छोटे छोटे कमरे, लिटिल लिटिल रूम्स। ठीक है, अब भाई जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा हमारे रॉबर्ट हुक ने, तो कैसा स्ट्रक्चर आया था? ऐसा ही तो स्ट्रक्चर आया था, छोटे छोटे रूम्स ही निकल के आए थे। ये एक लैटिन वर्ड जो है सेल्यूला, वहां से हमारा सेल वर्ड आया है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो कितने सेल होते हैं? मोर देन 200, मतलब 200 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। मतलब ऐसा नहीं है बच्चों सेल केवल एक ही टाइप का होता है, सेल अलग अलग टाइप्स के होते हैं, और ह्यूमन बॉडी के अंदर 200 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक है, हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन, जैसे हमारी ब्लड सेल्स हैं उनका अलग फंक्शन है, हमारी जो किडनी की सेल्स हैं उनका फंक्शन अलग है। तो हर एक सेल का जो फंक्शन है वो अलग अलग होता है। सारी की सारी उनकी मूवमेंट, जैसे डाइजेशन है, मेमोरी है, साइट है, मूवमेंट है, जितने भी फंक्शन होंगे उसके लिए अलग अलग सेल बनी होंगी। अलग अलग सेल को काम बांट रखा है भाई, ये वाली सेल ये वाला फंक्शन परफॉर्म करेगी बॉडी के अंदर, ये सेल ये फंक्शन परफॉर्म करेगी बॉडी के अंदर। तो सभी सेल्स का जो फंक्शन है वो अलग अलग है, शेप भी उनकी अलग है। तो सेल क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक भी हम इसे बोल देते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और उसके बाद ये सबसे छोटी यूनिट है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। भाई सेल से नीचे नहीं है कुछ, सबसे पहले सेल आएगी, सेल के बाद फिर टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, बस। ठीक है, चलिए इसको आप नोट भी कर सकते हैं। अब बच्चों हमने सेल का, हमारे को सेल का पता है। ये सेल जो है क्या एक ही टाइप की होती हैं? भाई सभी इंसानों के अंदर, पशुओं के अंदर क्या नंबर इनका सेम होता है? ठीक है, तो ये हमारे को देखना है। सेल जो है बच्चों, सेल जो है बहुत सारी टाइप की होती हैं। सेल के जो साइज हैं वो भी बहुत अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, सेल का जो नंबर है ऐसा नहीं है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, अगर मान लो किसी के अंदर 1 बिलियन सेल्स हैं तो सभी के अंदर 1 ही बिलियन सेल्स होंगी, किसी के अंदर 1 ट्रिलियन भी हो सकती हैं, और कोई कोई ऑर्गेनिज्म तो ऐसे भी होते हैं एक सेल का ही एक ऑर्गेनिज्म, एक सेल का ही एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो सेल का नंबर है वो वेरी करता है, मतलब नंबर जो है सेल का वो अलग अलग होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, सेल की शेप, भाई ये मैंने सेल बना दी, ये न्यूक्लियस बना दिया, ये इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, और बीच बीच में छोटी छोटी सेल ऑर्गेनिल होंगी। तो क्या ऐसी सेल होती है सभी? नहीं, सेल का जो शेप है वो भी अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग शेप की जो है वो सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो सेल का साइज अलग होगा, नंबर अलग होगा, शेप अलग होगा। अब हम इन तीनों के बारे में देखते हैं कि उनका साइज कैसा होगा, शेप कैसा होगा, नंबर कितना होगा। बस आप ये याद रखना कि सेल जो है उनके साइज सबके अलग होंगे, नंबर वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म कैसा है। किसी के अंदर एक ही सेल, किसी के अंदर मिलियंस, ट्रिलियंस, क्रोर्स ऑफ सेल्स, तो ये वेरी करेगा। और शेप, सभी सेल्स की जो शेप है वो अलग अलग होंगी। तो यदि मैं बात करूं सबसे पहले सेल के नंबर की, तो बेटा हमारे पास दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पहला यूनिसेल्यूलर, दूसरा मल्टी सेल्यूलर। यूनी का मतलब बताओ क्या होता है? यूनी का मतलब क्या होता है? यूनी का मतलब होता है वन। मल्टी का मतलब बताइए? मल्टी का मतलब क्या होता है? मैनी। अब देखो यहां से ही हमारे को आइडिया हो चुका है कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो एक ही सेल का एक ऑर्गेनिज्म होता है। इनके अंदर टिश्यू नहीं होते हैं बच्चों, क्योंकि टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म तो एक ही सेल का मिलकर बना है। तो जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं वो कौन से जो ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या है? अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल का ही बना है, दिस इज कॉल्ड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मतलब एक ही सेल होगी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसका एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया हमारे जितने भी हैं वो यूनिसेल्यूलर हैं, प्रोटोजोआ हैं, पैरामीशियम है, ये एग्जांपल किसके हैं? यूनिसेल्यूलर के। अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, भैया हम नंबर पढ़ रहे हैं सेल का, सेल के नंबर जो हैं वो वेरी करेंगे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं वे कौन से होंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, मतलब उसमें एक से ज्यादा सेल लगी होंगी उस ऑर्गेनिज्म को बनाने के में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। मल्टी का मतलब मैनी, सेलुलर का मतलब सेल। जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम हैं ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, तो वो बच्चों क्या होंगे, हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये सेल का नंबर जो है वो वेरी करेगा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो सेल का नंबर हमें पता लग गया, ठीक है, डिफरेंट होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब सेल का नंबर हमें पता लग गया, अब हम देखते हैं सेल की शेप। सेल की शेप क्या सभी में सेम होती है? जी नहीं, जो सेल की जो शेप होगी बच्चों वो भी अलग अलग होंगी, क्योंकि हमारी बॉडी में, इवन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अलग अलग सेल्स होंगे। तो हर सेल का फंक्शन अलग होगा, नंबर अलग होगा, तो शेप भी डेफिनेट सी बात है, शेप भी जो है वो अलग अलग होंगे। तो आपके सामने बहुत सारी जो है सेल की शेप दी गई है। ये देखिए, जैसे हमारा व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल की शेप कैसी है, हमारा रेड ब्लड सेल है उसकी शेप कैसी है, हमारे जो बोन्स की जो सेल है, हमारी हड्डियों की जो सेल है वो कैसे स्पिंडल शेप की होंगी, हमारा जो स्पर्म सेल है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल जिसे बोलते हैं, वो इस शेप का होगा। पीछे फ्लैजिला होगा, यहां पे हेड होगा, ठीक है, ये टेल और ये मिडिल पार्ट, तो इसकी शेप भी अलग है। और जो हमारा ओवम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सेल है, उसकी भी शेप अलग होगी। वो कैसा होगा? स्फेरिकल होगा शेप के अंदर, ठीक है। हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स हैं वो इस तरीके के होंगे। और जो हमारी नर्व सेल्स हैं जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन के अंदर होती हैं, उनका जो शेप कैसा होगा? ब्रांच्ड एंड इलोंगेटेड। ब्रांच का मतलब छोटी छोटी ब्रांचेस हैं इसके अंदर, और इलोंगेटेड है ये शेप के अंदर, तो ब्रांच्ड एंड इलोंगेटेड। तो ये सारे बच्चों जो सेल का जो शेप होगा वो अलग अलग शेप होगा, ये वेरी करेगा कि कौन सी सेल है, कौन सी सेल है। चलिए एक बार हम ये देखिए, जैसे हमारी ब्लड की सेल्स जो है देख लीजिए, हमारा जितना भी ब्लड है वो सारा किन से मिलके बना हुआ होता है? हमारी ब्लड सेल से मिलके बना हुआ होता है। हमारी बोन्स जितनी भी, हड्डियां जितनी भी होती हैं, वो कौन सी सेल से मिलके बनी है? बोन सेल से मिलके बनी है। तो बोन सेल का ये शेप है। उसके बाद हमारी जो मसल सेल्स हैं, ठीक है, हमारी जितनी भी मसल्स है वो किन से मिलके बनी हुई होती है? मसल सेल से। वो मसल सेल्स का शेप कैसा है? ये हमारी मसल सेल का शेप है। हमारी बॉडी में जितना भी फैट होता है वो फैट किससे मिलके बना होता है? हमारी जो फैट सेल्स होती हैं, ये हमारे फैट सेल्स का शेप है, ठीक है। हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं वो देखिए, उनका ये शेप, जो कनेक्टेड होते हैं स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन के अंदर, उनका ये शेप होता है ब्रांच्ड एंड इलोंगेटेड। तो जितनी भी शेप्स होती हैं वो सारी की सारी शेप्स जो है वो अलग अलग होती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है शेप के बाद हमने अभी तक नंबर देख लिया, शेप देख लिया, अब मैं बात करता हूं सेल के साइज की। भाई जो हमारा सेल है और जो बैक्टीरिया का जो सेल है, क्या वो साइज में सेम होंगे? क्या इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी सेल्स हैं, क्या उनका सेल का जो साइज है वो सेम होता है? जी बिल्कुल नहीं होता सेम, ठीक है। तो उनके साइज भी अलग अलग होंगे। यदि मैं बात करूं सबसे छोटा सेल, ये कई बार एग्जाम में बच्चों आ जाता है, तो ध्यान से इस बात को सुनना। सबसे छोटा सेल जो है वो कौन सा होगा? वो हमारा होगा माइकोप्लाज्मा। कौन सा होगा? माइकोप्लाज्मा। इसको हम दूसरी भाषा में, ये बैक्टीरिया होता है एक, ठीक है, इसको हम दूसरी भाषा में पीपीएलओ भी बोलते हैं। पे डी नहीं है बच्चों, ये ओ है। पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है इसको हम क्या बोलेंगे? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये हमारा सबसे छोटा सेल होता है। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा सेल कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? सबसे छोटा सेल है हमारा माइकोप्लाज्मा। कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। दिस इज ए बैक्टीरिया। और इसका दूसरे शब्दों में नाम में कहूं तो पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये आपको याद रखना है। अब ये तो हुई सबसे छोटे सेल की बात। अब अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल कौन सा होगा? वो होगा ऑस्ट्रिच का एग। शुतुरमुर्ग आपने देखा होगा, उसका अंडा जो होता है ये सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा सेल कौन सा होगा? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा सेल होगा ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट सेल। और यदि सबसे मैं लंबे सेल की बात करूं वो कौन सा होगा? नर्व सेल, न्यूरॉन सेल, ठीक है। और उसके बाद
अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये तो हुआ अभी ओवरऑल, हमने ओवरऑल देख लिया। अगर मैं ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करूं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटा और सबसे बड़ा सेल कौन सा होगा, ये भी हमारे को जानना है। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटा सेल कौन सा होगा, स्पर्म सेल। सबसे छोटा सेल, वन सेकेंड, सबसे छोटा सेल कौन सा होगा, स्पर्म सेल। ये सबसे छोटा होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर। और यदि मैं ह्यूमन बॉडी के अंदर बड़े सेल की बात करूं, सबसे बड़ा सेल कौन सा होगा, वो होगा ओवम। ये आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ध्यान से पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल स्पर्म, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल ओवम, वैसे सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएल, प्लूरोनिमोनियल लाइक ऑर्गेनिज्म, और सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच का एक, सबसे लंबा नर्व सेल। ये 5 बातें आपको याद रखनी है। तो ये हुआ हमारा सेल का साइज। अब बच्चों ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको बड़े अच्छे से करना है। आपको पता होना चाहिए कि सेल जो है उसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये हमारा एनिमल सेल है, ये हमारा प्लांट सेल है। भी प्लांट्स के अंदर अलग सेल होंगे, एनिमल के अंदर अलग सेल होंगे। ये हमारा एनिमल सेल है, ये हमारा प्लांट सेल है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, सेल का डायग्राम आपको आना चाहिए। क्या सर आशीष सर ऐसे ही डायग्राम बनाकर आना है? जी बिल्कुल नहीं, आपकी लेबलिंग ठीक होनी चाहिए। डायग्राम आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। तो बाय द वे ये हमारे जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेंट्रियोल है, गोल्जी अपरेटस है, ये आपकी लेबलिंग बड़े अच्छे से होनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए जो सेल वॉल है वो सेल वॉल प्लांट के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर नहीं होती है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। भाई लेबलिंग अच्छी हो जाए उसके बाद आपका डायग्राम ठीक माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम ये देख लेते हैं बच्चों कि ये सेल 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 क्या है, ये सेल मतलब दिखती कैसे है। हम एक बार 3D एनिमेशन से देख लेते हैं कि सेल होती कैसी है, क्या क्या सेल के अंदर होता है। तो ये बच्चों हमारी एक सेल है, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लेंगे इस सेल के भी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेल का मतलब क्या था, लिटिल रूम। अब रूम के अंदर ऐसा तो है नहीं कि कमरे खाली होते हैं हमारे घरों के अंदर, उस रूम के अंदर तो चेयर भी होती है। अब मैं अपने सामने ही देखूं, मेरे सामने ये एक व्हाइट बोर्ड भी रखा है, फैन भी है, ट्यूबलाइट्स भी हैं, कर्टेन्स भी हैं, टेबल है, चेयर है, सब कुछ तो है। तो एक लिटिल रूम के अंदर कितनी सारी चीजें हैं। तो सेल भी हमारी क्या है, एक लिटिल रूम ही तो बताया था हमारे रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। अभी सेल के अंदर छोटे 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 ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होंगे, जिनको हम क्या बोल देते हैं, सेल की ऑर्गेनेलीज बोल दो या ऑर्गेनिल्स बोल दो। सेल के छोटे छोटे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा सेल है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये साइट जितना भी आपको ये फ्लूइड दिख रहा है अंदर, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर अगर अंदर जाते हैं तो ये हमारा डीएनए है। ये डीएनए क्रोमेटिन की फॉर्म में है, बाद में ये क्रोमोसोम बन जाता है सेल डिवीजन के टाइम पर कंडेंस होने के बाद, ठीक है। और इसी के अंदर हमारा जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस के अंदर, विच इज न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस, विच मीन्स ये देखिए हमारा क्रोमेटिन अब क्रोमोसोम्स के अंदर बदल गई। सारी चीजें सेल के अंदर हैं, ठीक है। आपको याद रखना है बच्चों, एक एक चीज को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे आगे चलकर। ये हमारा न्यूक्लियोलस है जहां से राइबोसोम्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी हमारे छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं इसके अंदर, जैसे ये गोल्जी अपरेटस है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स भी होते हैं इसके अंदर। तो ये सारी चीजों को हमारे को पढ़ना है। बस मैंने यहां पर एक ओवरव्यू दे दिया आपको 3D एनिमेशन की हेल्प से कि ऐसी सेल हमारी दिखती है। चलिए अब हम देखते हैं कि सेल के जो मेन जो पार्ट्स हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बच्चों, सबसे पहले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इनको क्या बोल सकते हैं, पीएम और सीएम, पीएम या फिर सीएम। तो सबसे पहले क्या आता है, चलो मैं यहां पर कहीं बना देता हूं आपके आसपास। ये देखिए ये हमारी सेल है, ठीक है। तो ये आउटर लेयर जो होगी किसकी, सेल की, वो कौन सी होगी, पीएम या सीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देंगे उसको, या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन होगी ये बच्चों फ्लेक्सिबल होती है। ये सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, किसकी आउटर मोस्ट कवरिंग, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। और यही जो कवरिंग है वो परमिशन देती है सेल को कि कौन सी चीज अंदर आएगी और कौन सी चीज सेल से बाहर जाएगी। उसकी परमिशन कौन देगा, ये जो हमारी
सेल वॉल है, ये परमिट करती है किसको, एंट्री या फिर एग्जिट को, कुछ जितने भी मटेरियल होते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि ये परमिशन देती है, लेकिन किसको परमिशन देती है, केवल सिलेक्टेड मटेरियल को ही परमिशन देती है, सबको परमिशन नहीं देती है। नखरे वाली चीज है ये, ठीक है। ये डिसाइड करेगी, इसको अंदर आना है, कम इन, तुझे मैं अंदर नहीं आने दूंगी, गो आउट। आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये जो सेल वॉल है यही परमिशन देगी किसी भी मटेरियल को सेल के अंदर जाना है या सेल से बाहर आना है, ठीक है। तो पहली हमारी सेल वॉल हो गई, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई या फिर सेल मेम्ब्रेन हो गई। उसके बाद आता है सेल वॉल। ये फ्लेक्सिबल होती है बच्चों, ये फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन सेल वॉल इसके बाहर की कवरिंग, जैसे मैं एक सेकंड रुकिए, अब मैं एक और यहां पर, जैसे ये हमारी सेल है, ठीक है, ये हमारी सेल की मेम्ब्रेन है। अब इसके भी बाहर हमारी एक अलग से, आई होप आपको दिख तो रहा है, हाँ जी, इसके भी बाहर हमारी एक कवरिंग होती है। ये कवरिंग जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और ये सेल वॉल केवल किन के अंदर पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। बैक्टीरिया फंजाई के अंदर भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये एनिमल्स के अंदर नहीं होती है। जो हमारे जैसे जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, उनके अंदर केवल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये सेल वॉल जो है केवल प्लांट्स के अंदर होगी, ये रिजिड होगी और ये आउटर मोस्ट कवरिंग होगी। किसके बाहर होगी ये, किसके बाहर, सीएम या पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के बाहर। ये सारा यहां पर लिखा हुआ, ठीक है। और ये केवल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगी। ये बात आपको याद रखनी है कि जो ये सेल वॉल है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर ये प्रेजेंट रहेगी। और रिजिड मतलब कठोर, एकदम कठोर होगी, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बच्चों यहां पर प्रेजेंट होगा, मतलब यहां पर कहने का मतलब है सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। और अंदर प्रेजेंट वो यहां पर भी हो सकता है, 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 उसकी लोकेशन कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर मान लो न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। इसकी 2 लेयर्स होती हैं इस न्यूक्लियस की, आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा बच्चों। इसकी 2 लेयर, बाई लेयर होती है, 2 लेयर होती है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। ये डबल लेयर होती है इसके अंदर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं और इन दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे देखो सेल की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगी कितनी, 2 होंगी, जिसको कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। आगे पढ़ेंगे ध्यान से। और इस न्यूक्लियस के अंदर छोटे 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 पोर्स होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, छोटे छोटे पोर्स, ये देखिए ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। अब इन छेद के थ्रू क्या होता है, जिस भी मटेरियल को न्यूक्लियस से बाहर जाना है, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, यहां पर एक न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा। न्यूक्लियस के अंदर का प्लाज्म जो फ्लूइड मटेरियल है, या न्यूक्लियस के अंदर से यदि किसी को बाहर जाना है तो वो इन छेद के थ्रू ही बाहर जाएगा, इन पोर्स के थ्रू ही बाहर जाएगा। और यदि किसी मटेरियल को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आना है, वो भी इन छेद के थ्रू आएगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल किसका काम है, और क्रोमोसोम्स का किसका काम है, इन न्यूक्लियर पोर्स का काम है। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, फिर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होगा, इट्स ए जेली लाइक सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द सेल। अब यहां पर बहुत सारा जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा बच्चों। थोड़ा हम ओवरव्यू देख रहे हैं बच्चों, इसके बाद हमें डिटेल में भी पढ़ना है। ये फ्लूइड कंटेंट होगा इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे पानी की तरह पड़ा हुआ होगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। लेकिन न्यूक्लियस के बाहर, मतलब न्यूक्लियस को छोड़ दो बस, न्यूक्लियस के बाहर सब जगह क्या पड़ा होगा, फ्लूइड पड़ा होगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब सेल, प्लाज्म का मतलब फ्लूइड, ठीक है। सेल के अंदर जो फ्लूइड पड़ा है न्यूक्लियस को छोड़कर, क्योंकि न्यूक्लियस का जो फ्लूइड होगा वो तो क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। फिर सेल की छोटी छोटी ऑर्गेनेल्स भी होंगी, मतलब छोटे 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 पार्ट्स होंगे सेल के अंदर। वो कौन से होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, ये सभी सेल के अंदर होंगे। कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, कुछ डबल मेम्ब्रेन होगी, कुछ की तो मेम्ब्रेन ही नहीं होगी। तो ये सारा हमारे को पढ़ाई करनी है, ठीक है।
देखिए जैसे अगर मैं बात करूं, ये तो ये दिख रहे हैं ना आपको छोटे छोटे, तो सेल के ऑर्गेनिल्स हैं, गोल्जी एपरेटस है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये पानी सा दिख रहा है आपको इसके अंदर, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ये पानी पानी सा दिख रहा होगा ना सारा, ये साइटोप्लाज्म है। सारी की सारी ये सेल के छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं इसी के अंदर पड़े हुए हैं, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये हमारा और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस कहां गया, ये रहा गोल्जी एपरेटस। ये सारे सेल के ऑर्गेनिल्स हैं। अब ये हमारा न्यूक्लियस है, इसकी 2 मेम्ब्रेन होंगी, ठीक है। ये छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं, इनके अंदर से देखिए ये बाहर आ रहा है राइबोसोम्स। ये जो छोटे छोटे छेद हैं इनको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियस के पोर्स बोल देंगे। ये देखिए इनके थ्रू अंदर गए, इसी के न्यूक्लियस के अंदर फिर हमारा जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब मैं यहां पे अगर ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, ये हमारी सेल, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट्स के अंदर, मैं थोड़ा मोटा बना देता हूं इसको, ये हमारी सेल है, इसी के अंदर ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल है। इसी के बाहर हमारी क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लेकिन ये केवल प्लांट्स के अंदर होगी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। इसके न्यूक्लियस के अंदर भाई यहाँ पे छेद होंगे छोटे 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 छोटे, ठीक है। इन छेद के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट करेगा मटेरियल्स का। इसके अलावा इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। क्या होगा बच्चों, साइटोप्लाज्म, मतलब ये पूरा फ्लूइड ऐसे पानी की तरह बिखरा हुआ होगा पूरी सेल के अंदर, और ठीक है। और इसके अलावा इस सेल के अंदर छोटी 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 ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होंगी। कौन सा कलर लूं, ये ठीक है। जैसे यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। यहां पे गोल्जी बॉडी होंगी, लाइसोसोम्स होंगे, इनका अलग अलग फंक्शन होगा। तो क्या क्या होगा सेल के अंदर, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल के छोटे छोटे पार्ट्स। ये हम एक एक पार्ट को बड़े ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेल वॉल को। सेल वॉल, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ बच्चों, सेल वॉल जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होगी, सेल वॉल केवल एनिमल्स के अंदर, केवल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। प्लांट्स, एनिमल्स के अंदर नहीं होगी, याद रखना, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो सेल वॉल है ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। नॉन लिविंग का मतलब क्या, डेड पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है और रिजिड मतलब कठोर होता है, एकदम कठोर होता है। जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, लेकिन ये एकदम कठोर होता है। और आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल के अंदर होगा, प्लांट सेल की आउटर कवरिंग होगी। और ये किससे मिलके बनी होगी, सेल्यूलोज से। किससे मिलके बनी होगी, सेल्यूलोज से। और ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट को। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, ताकत देता है किसी भी प्लांट के स्ट्रक्चर को, क्योंकि रिजिड है। अब रिजिड है तो एकदम पावर देगा ना उसको, रिजिड है तो क्या देगा, स्ट्रेंथ देगा। तो ये क्या करेगा, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रदान करेगा, किसको प्लांट्स को या फिर प्लांट सेल को, ठीक है। और ये होगा कहां, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड प्रेजेंट होगा। आई होप आपको सेल वॉल समझ में आया होगा, विच इज रिजिड, ठीक है, सेल्यूलोज से बनी हुई, एनिमल्स के अंदर नहीं होगी और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देगी किसको, हमारे प्लांट्स को, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा टर्म है बच्चों, प्लाज्मोलिसिस, ये हम देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या है, ये हमारी आउटर लेयर है बच्चों। ये देखिए ये हमारी सेल वॉल है, दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये सेल वॉल है। आगे 3D में भी देखेंगे, ये देखो ये हमारी सेल वॉल है। अब इस सेल वॉल के अंदर ये ग्रीन जो पार्ट आपको दिख रहा है, और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म जितना ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये इसके अंदर इसकी जो सेल के ऑर्गेनिल्स हैं, और ये जितना भी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मोलिसिस जो है वो क्या होगा, वो केवल लिविंग प्लांट सेल के अंदर होता है प्लाज्मोलिसिस। और ये होता क्या है, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर से पानी निकल जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है वो आगे बताऊंगा, लेकिन ये याद रखना कि सेल
प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जितना भी लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल है वो श्रिंक हो जाता है, इसके अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा और सेल के अंदर का जितना भी लिविंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। क्यों? एक गुब्बारे के अंदर से आप पानी निकाल दो, अगर हम उस गुब्बारे के अंदर से पानी निकाल देंगे तो वो गुब्बारा क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और गुब्बारे के अंदर फिर से पानी भर दो तो क्या हो जाएगा, गुब्बारा फूल जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? सेम यहां पर होता है, लेकिन इस कंडीशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, सेल वॉल जो है वो कठोर होती है। सेल वॉल तो अपना साइज नहीं बदलेगी। ये देखो, ये दिख रहा है अंदर का जितना भी मटेरियल है, ग्रीन ग्रीन सा पार्ट है, अंदर का जितना भी मटेरियल है ये सारा सिकुड़ता जा रहा है, सारा सिकुड़ रहा है धीरे धीरे। लेकिन क्या ये सिकुड़ रहा है, हमारी सेल वॉल सिकुड़ रही है? ये तो ऐसी की ऐसी है, ये श्रिंक नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि तो रिजिड है ना, कठोर है ना। तो प्लाज्मोलिसिस बेसिकली क्या होता है, ये रिजल्ट होता है इन द श्रिंकेज ऑफ सेल कंटेंट अवे फ्रॉम द सेल वॉल। सेल का जितना भी कंटेंट है, सेल का जितना भी मटेरियल है वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ता है? उसके अंदर से पानी निकल जाता है और पानी ऑस्मोसिस के थ्रू पानी जब निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये गुब्बारा पतला, मतलब सारा का सारा श्रिंक हो जाएगा, लेकिन सेल वॉल श्रिंक नहीं होगी। सो व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस बेसिकली, अगर एग्जाम में आता है तो दिस इज द श्रिंकेज ऑफ द सेल कंटेंट बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, चलिए, ये हमारी सेल वॉल है, अंदर सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सारा का सारा जो है हमारा साइटोप्लाज्म और जितना भी लिविंग, मैंने आपको बता ही दिया सेल के बारे में। तो चलिए अब थोड़ा 3D में देख लेते हैं। ये हमारी प्लांट सेल है, ठीक है। ये बाहर की जो वॉल है ना, बाहर ये जो है ये हमारी क्या है, सेल वॉल। ये हमारी क्या है, सेल वॉल। अब प्लाज्मोलिसिस देखते हैं कैसे होता है। देखिए बड़े ध्यान से इसको देखना है आपको। ये देखिए, हमारी सेल है। अब ये यहां पे प्लाज्मोलिसिस होगा। कैसे प्लाज्मोलिसिस होगा? सारा पानी निकल जाएगा इसका ऑस्मोसिस के थ्रू, और जब सारा पानी निकल, देखिए सिकुड़ रहा है सारा, क्योंकि सारा पानी बाहर निकल चुका है इससे। ठीक है, अब ये सिकुड़ चुका है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। आई थिंक आपको लाइट्स ज्यादा हैं, मैं थोड़ा, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए, अब ये देख पानी निकलता हुआ दिख रहा है आपको वीडियो में? मैं थोड़ा इसकी ब्राइटनेस कम कर देता हूं। अब देखते हैं दिखता है कि नहीं दिखता है। ये देखिए, ये हमारी सेल वॉल। अब रिमूवल ऑफ क्या होगा, वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर होगा, और जैसे ही पानी बाहर निकलेगा तो सारा का, ये देखिए, ये सारा पानी बाहर निकला, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। और ये सारा का सारा जो कंटेंट है वो ये क्या हो गया, श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया। ठीक है, so this process is called plasmolysis। चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हमारे को यह भी पता करना है कि जो हमारी सेल वॉल है, सेल वॉल का आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रदान करती है प्लांट को। इसका फंक्शन मेन क्या है, ये परमिट करेगा प्लांट को, फंजाई को या फिर क्योंकि अच्छा ये और बात हम देख लेते हैं कि सेल वॉल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। आराम एक टेबल के थ्रू, ये आपकी टेबल है। प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगी, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगी, फंजाई के अंदर प्रेजेंट होगी, एनिमल्स और वायरस के अंदर एब्सेंट होगी। अगर एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछ लिया जाए ना, कई बार घुमा के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि जो एनिमल की जो सेल वॉल है वो किस चीज से मिलके बनी है, आपको क्या लिख के आना है? आप सोच में पड़ जाओगे, अरे यार एनिमल की सेल वॉल वो तो होती नहीं। हाँ, लिख के आओगे, देयर इज नो सेल वॉल इन एनिमल्स, देयर इज नो सेल वॉल इन वायरस। तो ये आप बात आपको ध्यान देने की है। ठीक है, अब यदि प्लांट की सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होगी, सेल्यूलोज से मिलके बनी होगी, मैंने आपको पहले बता दिया है। और जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन। ये ध्यान रखना बच्चों, दिस इज इंपॉर्टेंट, पेप्टिडोग्लाइकन। फंजाई की सेल वॉल काइटिन, जिसको चिटिन चिटिन भी बोल देते हैं, काइटिन। काइटिन से मिलकर किसकी बनी होगी, फंजाई की सेल वॉल। पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया की सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल किससे मिलकर बनी होगी, सेल्यूलोज से। ये आपको याद रखना है। और एनिमल और वायरस के अंदर तो होती नहीं है। तो बच्चों फंक्शन क्या होगा सेल वॉल का, ये सेल वॉल देखो बच्चों, अगर
हम किसी गुब्बारे के अंदर पानी भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं भरते जाएं, एक टाइम पे क्या होगा, वो सेल फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा, वो गुब्बारा बस्ट हो जाएगा, है ना। अब अगर यहां पर एक सेल है, ये हमारी जो सेल वॉल है, ये सेल है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, पानी भरता जा रहा है, लिक्विड मटेरियल कोई भी भरता जा रहा है। सेल वॉल क्या करेगा, इसको बस्ट होने से बचा लेगा, इसको पूरा जितना ही प्रेशर ये अंदर से बाहर लगाएगी सेल, उतना ही प्रेशर ये अंदर लगाएगा, तो इसको बस्ट होने से बचाएगा। कौन बचाएगा, ये मेन फंक्शन है किसका, सेल वॉल का। ये परमिट, सबसे पहली बात तो परमिट करेगा प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया के सेल्स को टू रेजिस्ट बस्टिंग इन हाइपोटोनिक एनवायरमेंट। हाइपोटोनिक क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। इसका मतलब है जब भी हम सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है बच्चों, सेल के अंदर वाटर कम होता है तो बाहर से वाटर आ जाता है सेल के अंदर, ठीक है। तो ज्यादा ना आ जाए तो, और ज्यादा आने से सेल बर्स्ट भी हो सकती है। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट करती है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में जब सेल को डालते हैं, ठीक है। अब सेल जो है एब्जॉर्ब करती है वाटर बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू सेल जो है वाटर को एब्जॉर्ब करती है, तो उसको स्वेलिंग हो जाएगा, भाई फूल जाएगी सेल तो, ठीक है। और प्रेशर बनेगा अगेंस्ट सेल वॉल, सेल वॉल के अगेंस्ट ही तो प्रेशर बनेगा, यहां पे तो प्रेशर लगेगा, लेकिन सेल वॉल उसको फटने ही नहीं देगा, सेल वॉल जो है बस्ट होने ही नहीं देगा। तो ये फंक्शन है सेल वॉल का, आपको याद रखना है, ठीक है। सेल वॉल जो है इक्वल प्रेशर डाल देगी उसको, जो स्वोलन पार्ट है उसके ऊपर, ठीक है। ये आपको बच्चों याद रखना है, ये आपका मेन फंक्शन है कि बस्ट होने से बचाएगा जब हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये सेल वॉल हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद आती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या आती है हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये एनिमल्स के अंदर होती है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अभी 3D भी देखेंगे तो ये कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, मतलब देखो ये, थोड़ा मैं, एक सेकेंड, यहीं पर ही बना देता हूं। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। यहां पे देखिए फोस्फोलिपिड बोलते हैं इसे, फोस्फेट एंड लिपिड किससे मिलकर बनी होती है, फोस्फोलिपिड से। फोस्फेट एंड, ये हमारा फोस्फेट है और ये हमारा लिपिड है। अब ये बहुत सारे मिलते जाएंगे, यहां पे एक और फोस्फोलिपिड बीच, ये देखिए यहां पे एक और फोस्फोलिपिड, तो ऐसे ये पूरी चेन बनती जाएगी। ये पूरी जो बनी हुई है ना यहां पे, ये ऐसे ही बनी है, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो ये पूरी प्लाज्मा, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऐसे, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, किसकी आउटर मोस्ट कवरिंग, किसकी आउटर मोस्ट कवरिंग बच्चों, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। ये सेपरेट करती है सेल के, मतलब अगर मान लो इसमें सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन ना हो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो, तो सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो सारा क्या होगा, सेल का जो बाहर का जो मटेरियल है और अंदर का मटेरियल है मिक्स हो जाएगा। मिक्स नहीं हो जाएगा तो उसको अलग कौन करके रखती है, सेल मेम्ब्रेन। उसको एक्सटर्नल जो एनवायरमेंट है उससे सेपरेट कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, ये अलाउ करती है एंट्री और एग्जिट को, किस मटेरियल को अंदर आने देना है, किस मटेरियल को अंदर नहीं आने देना है, वो कौन डिसाइड करेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है एंट्री और एग्जिट को, कुछ मटेरियल के प्रिवेंट करती है मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल, ठीक है। अलाउ करती है डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। डिफ्यूजन क्या होता है आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखो, एंट्री एग्जिट को कौन कौन कंट्रोल करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किस चीज से मिलकर बनी है, फोस्फोलिपिड। और भी कुछ चीजें आगे देखेंगे। और रेगुलेट करते हैं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट, इन एंड आउट मतलब अंदर और बाहर जाने से। किससे मिलकर बनी है, लिपिड एंड प्रोटीन। मैंने बताया ना ये हमारे जो जितने भी हैं फोस्फोलिपिड, प्रोटीन कैसे होगा वो भी मैं आगे 3D एनिमेशन में बताता हूं। ये हमारे क्या है, फोस्फेट, ये लिपिड। अब प्रोटीन कैसे होगा वो आगे देख लेते हैं। तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है,
ये देखिए, इसको बड़े ध्यान से देखना बच्चों, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी है? ये येलो वाली जो आपको दिख रही है ना, ये हमारी बिल्कुल किनारे पे जो पतली सी ये सर्कल पे जो लाइन है, इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं हम, ठीक है। ये हमारी प्लाज्मा, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं बच्चों? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जैसे हमारी बॉडी में स्किन होती है ना, जैसे हमारी बॉडी में स्किन होती है, ये एक सेल की स्किन की तरह ही होती है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको थोड़ा हम जूम करके अभी देखेंगे कि भाई ये देखो, ये एंट्री, इसको नहीं जाने दिया, इसको अंदर जाने दिया, इसको नहीं जाने दिया, ठीक है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल है, सेमी परमिएबल या फिर सिलेक्ट, मतलब सिलेक्ट करके भेजता है अंदर बाहर चीजों को। अब ये देखिए, ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये किसका स्ट्रक्चर है हमारे पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ऐसी हमारी दिखती, मतलब इन चीजों से मिलकर बनी होती है, ऐसी दिखती है हमारे को, ठीक है। ये हमारा क्या है? फॉस्फेट, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये देखिए, ये एक सिंगल अगर हम निकाल के देखें तो ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ये हमारा क्या है? फॉस्फेट। और ये हमारा क्या है? फैटी एसिड टेल, ये जिसको हम क्या बोल देते हैं? लिपिड भी बोल देते हैं, फॉस्फेट एंड लिपिड। और ये जो फॉस्फेट है, ये होता है बच्चों वाटर लविंग। आई लव वाटर, मुझे पानी पसंद है, ठीक है। लेकिन ये होता है जो पानी को पसंद नहीं करता है, वाटर को पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो है हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या? वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? वाटर लविंग। कौन सा? फॉस्फेट का जो पार्ट है। लेकिन ये जो पार्ट है हमारा लिपिड का जो पार्ट है, ये कौन सा होता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट। कौन सा पार्ट होता है बच्चों? हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? जिसको पानी पसंद नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये हम पूरा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों इन चीजों के बारे में कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देखिए, ये फॉस्फोलिपिड और बाइलेयर होगा। बाइलेयर का मतलब देखिए, एक लेयर तो ये ऊपर वाली, एक लेयर नीचे वाली, ठीक है। फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर से मिलके क्या बनी होगी? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होगी। बाई मींस टू, ठीक है। अब जो वाटरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, और वाटरी मतलब देखो, अंदर भी वाटर है, साइटोप्लाज्म लिक्विड ही तो है, बाहर भी वाटर है सेल के। तो भाई अगर मुझे पानी से नफरत है तो मैं पानी के पास थोड़ा ना जाऊंगा, पानी से दूर ही रहूंगा। तो हमारा फॉस्फेट जो है वो वाटर लविंग है, वाटर लविंग है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक है तो यही तो बाहर रहेगा ना, क्योंकि ऊपर पानी नीचे पानी। तो ये जो है, ये हमारा ये पार्ट जो है उसको कहां रहना पड़ेगा? पानी के पास में। दूसरा तो डरता है पानी से, तो ये अंदर की तरफ है, ठीक है। आई लव H2O, तो ये बाहर की तरफ है क्योंकि बाहर पानी है ना, अंदर की तरफ भी पानी है, साइटोप्लाज्म की तरफ, ठीक है। ये तो फॉस्फेट लिपिड, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट एंड लिपिड से मिलकर बना है। और ना केवल फॉस्फोलिपिड, कुछ और भी चीजें हैं। इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये एंट्री और एग्जिट को अलाउ कर देगा। ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं, देखो बच्चों, ये हमारे अंदर आ गए, ये बिग पार्टिकल्स हैं, इनको इसने वापस भेज दिया, भाई मैं नहीं आने दूंगा इनको अंदर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? हमारे देखिए, ये यहां पर जो है, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल हमारे पास फॉस्फोलिपिड ही होगा, कोलेस्ट्रॉल भी होगा। इसकी जो है मेकिंग जो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसके स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। प्रोटीन्स भी होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। दो तीन चीजें तो आपको याद रखनी है, एक तो फॉस्फेट, लिपिड एंड प्रोटीन। अब ये प्रोटीन बीच में है, बीच बीच में ऐसे रहेगा, यहां पर यहां पर यहां पर, बीच बीच में ऐसे अब देखिए, इसके थ्रू बिग मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, ठीक है। किसके अंदर? सेल के अंदर। मतलब एंट्री एंड एग्जिट अलाउ कर रहा है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। पूरी जो ये लेयर है, चाहे वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो यहां से आएंगे, छोटे मॉलिक्यूल्स यहां से आएंगे। तो ये सारा का सारा जो कंट्रोलिंग है वो कौन डिसाइड करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये ट्रांसपोर्ट ही तो बोलेंगे बच्चों इसको। मान लो, देखो, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल के अंदर का पार्ट है, ये सेल के बाहर का पार्ट है। अगर कोई चीज सेल के अंदर आती है, इन ट्रांसपोर्ट हो रही है ना, ट्रांसपोर्ट हो रही है। अगर कोई चीज सेल से बाहर जाती है, आउट, ये भी ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब इसको हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट दो तरीके के होंगे। पहला होगा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, या पहला दूसरा आप कोई भी बोल सकते हैं। पहला होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये देख लीजिए क्या होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट चीजों का
अंदर से बाहर जो ट्रांसपोर्ट होता है दो तरीके से हो सकता है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा? सब्सटेंसेस की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, वो कौन सा होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब सेल के बाहर कोई चीज ज्यादा है और अंदर कम है, तो बाहर ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर कम लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो बाहर से अंदर आती है कोई चीज तो उसको क्या बोलेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन पे चीजें, अभी 3D में देखेंगे, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन पे चीजें जाएंगी। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसके अंदर होगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी, एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी वहां पर यूटिलाइज होगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा बच्चों? क्या होगा जल्दी से बताओ? लोअर टू हायर और पैसिव हायर टू लोअर। पैसिव में पैसिव में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्टिव में एनर्जी की जरूरत है। ये स्लो प्रोसेस है, ये रैपिड मतलब फास्ट प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होगा? केवल स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वही ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे, लेकिन इसके अंदर बड़े मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कई बार आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, ये हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको क्या बताया था? फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन और स्मॉल पार्टिकल्स। अब ये ऊपर देखिए, ऊपर हमारे ब्लू ब्लू दिख रहे हैं आपको, ये मान लीजिए कोई मटेरियल है जिसको सेल के अंदर जाना है। अब ये हाई है, हाई कॉन्सेंट्रेशन कहां पर है? ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारा सेल के अंदर का पार्ट है। तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहां पर जा रहे हैं? लो कॉन्सेंट्रेशन में। तो इसको हम क्या बोल देंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल देंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ही क्या होता है बच्चों? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो चीजें जाती हैं, दिस ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा बच्चों? लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन देखो, यहां पर शुगर कम है, यहां पर शुगर कितना सारा है। अब यहां से ऊपर मतलब लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन में चीजें जाएंगी, यहां पर एटीपी की फॉर्म में एनर्जी इस्तेमाल होगी। अब यहां से जो चीजें हैं ट्रांसपोर्ट होंगी, ये देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, लोअर टू हायर की तरफ चीजें जा रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ। अब अगर मैं बात करूं पैसिव ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट हमें समझ में आया, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव लोअर टू हायर, एनर्जी की रिक्वायरमेंट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हायर टू लोअर, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं। अब जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो भी बच्चों दो तरीके का होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हमारा कितने तरीके का होगा? दो तरीके का। पहला कौन सा होगा? डिफ्यूजन। दूसरा कौन सा होगा? ओस्मोसिस। लेकिन आपको ये याद रखना है बच्चों, ये दोनों ही केसेस के अंदर, क्योंकि पार्ट तो किसका है? पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही है ना, तो चीजें कैसे जाएंगी? हायर से लोअर में जाएंगी दोनों के अंदर। लेकिन अंतर क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं। यहां पे देखो, डिफ्यूजन के अंदर क्या होगा? डिफ्यूजन के अंदर क्या होगा? ये एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें मूवमेंट होगी किसकी? सब्सटेंस। कौन कौन से सब्सटेंस होंगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों हो सकते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस की ट्रांसपोर्ट होगी किसके अंदर? हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, स्प्रेड एज टू स्प्रेड यूनिफॉर्मली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। डिफ्यूजन के अंदर क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस की ट्रांसफर, ये है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मटेरियल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अब सेकंड है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के अंदर क्या होगा? इसमें भी हायर टू लोअर ही जाएगा, लेकिन इसमें केवल वाटर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होगा। भाई वाटर मॉलिक्यूल्स, केवल वाटर मॉलिक्यूल्स। उसमें क्या था? इसमें केवल लिक्विड है, उसमें केवल क्या था? सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब बच्चों एक क्वेश्चन यहां पे ये अराइज होता है कि वहां पर सॉलिड, लिक्विड, गैस था, तो लिक्विड तो वहां पर भी था और लिक्विड यहां पर भी है, तो दोनों में अंतर कैसे हमारे को पता लगेगा? ये हम देखते हैं एक बार। एक तरफ हम डिफ्यूजन मान के चलते हैं और एक तरफ ओस्मोसिस। अब ये एक सेल है, ये भी एक सेल है,
मान के चलते हैं कि यहां पर ग्लूकोज जो है जी से डिनोट कर देता हूं मैं। यहां पर ग्लूकोज ज्यादा है, यहां पर ग्लूकोज कम है सेल के अंदर, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ ग्लूकोज का, यहां पर ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो जब हायर, यहां से ग्लूकोज अब कहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा इस तरफ। तो ये क्या हो गया हमारा, डिफ्यूजन हो गया। ये क्या हो गया हमारा, डिफ्यूजन। लेकिन यहां पर ये मान के चलते हैं कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल है, यहां पे कोई लिक्विड मॉलिक्यूल है, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसकी और यहां पर कम है। अब यहां से यहां पर आएगा हायर टू लोअर। इसमें भी हायर टू लोअर है, इसमें भी हायर टू लोअर है। लेकिन दो डिफरेंस आपको याद रखने हैं। पहला डिफरेंस कौन सा है, इसके अंदर तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के मॉलिक्यूल। ऑस्मोसिस के अंदर केवल लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स। भाई लिक्विड तो यहां पर भी है, लिक्विड तो यहां पर भी है, फिर अंतर बताओ हमें। अगर ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, अगर ये ट्रांसपोर्ट करते टाइम, करते समय प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, अगर ये करते टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है तो वो है ऑस्मोसिस। और यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करना पड़ता, अंदर के अंदर हो रहा है वो, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है, उसको क्रॉस करना पड़ता है तो वो है ऑस्मोसिस। और यदि उसको क्रॉस नहीं करना पड़ता, वो है हमारा डिफ्यूजन। आई होप आपको समझ में आया होगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस। लेकिन ये दोनों ही हमारे जो ट्रांसपोर्ट है, चीजों का इन आउट जो हो रहा है सेल के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर या अंदर से अंदर, ये दोनों ही क्या है हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब क्या है, हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ही यहां पर चीजें जाएंगी। ठीक है, चलिए भाई हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, आपकी एनसीईआरटी में भी है ये टॉपिक, वो है हमारा हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। इस टॉपिक में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखिए बच्चों, मैं यहां पर दो सॉल्यूशंस लेता हूं, एक मैंने ये लिया और एक सॉल्यूशन लिया यहां पर। ये है मेरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा, और ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आपको ये दो सॉल्यूशन समझ में आ जाते हैं, उसके बाद आइसोटोनिक तो बड़ा इजी है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को समझने से पहले ना दो चीजें आप समझिए। सॉल्यूशन को समझने से पहले एक चीज तो आपको समझनी है, सॉल्यूट, और दूसरी चीज आपको समझनी है बच्चों सॉल्वेंट। अब ये देखिए दोनों चीजें, इन पर ध्यान देना बच्चों आप लोग, ठीक है। सॉल्यूट का मतलब क्या है और सॉल्वेंट का मतलब क्या है। मान लो मैंने इसमें पानी ले लिया इस सॉल्यूशन के अंदर, और इस पानी के अंदर मैंने चीनी डाल दी। क्या डाल दी, चीनी। तो अब जो ये पानी है, जो बच्चों ये पानी है, वो हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। और ये सॉल्यूट जो है वो हमारी चीनी है। मतलब ऐसा होता नहीं है, चीनी नहीं होती है सेल के केस में अगर हम देखें, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये बात मान के चलो, हमारा सॉल्वेंट क्या है, क्या है हमारा सॉल्वेंट, वो है वाटर, ठीक है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा वो देखिए। हाइपर, अरे भाई, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा,
मान लो हमें क्या करना है, इन सॉल्यूशंस के अंदर एक सेल रख देते हैं हमारी, ये हमारी सेल है, ये भी है एक हमारी सेल है। अब इसके अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो पानी है वो कम है, बाहर पानी है वो कम है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो है वो बाहर पानी जो है वो ज्यादा है। ठीक है, यहां पर पानी क्या है, इसका मतलब क्या है, यहां पर जो हमारा सोलवेंट है, जो हमारा सोलवेंट है वो कम है। पानी क्या है, कम है। लेकिन जो हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो सेल रखी है उसके अंदर पानी जो है वो ज्यादा है। ध्यान से देखना बच्चों इस चीज को, ये बड़े कंफ्यूज कर देते हैं टॉपिक। यहां पर जो हमारा सॉल्वेंट है, मतलब पानी, हमारा जो सॉल्वेंट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर वो कम है, मतलब पानी कम है। लेकिन जो हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल रखी है उसमें पानी ज्यादा है। तो होगा क्या, क्या होगा, यहां पर पानी ज्यादा है, यहां पर पानी कम है, तो इसको तो पानी चाहिए, तो ये सेल से पानी निकल जाएगा। अब सेल के अंदर से पानी निकल गया तो सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो। अब इसका ऑपोजिट यहां पर है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर यहां पर बाहर पानी ज्यादा है, यहां पर बाहर जो हमारा सॉल्वेंट है वो ज्यादा है, सॉल्वेंट मतलब वाटर यहां पर ज्यादा है, और अंदर जो है वो क्या है, पानी कम है, यहां पर कम है। अब क्योंकि यहां पर ज्यादा है तो यहां से अंदर चला जाएगा, तो अंदर जाएगा तो ये जो हमारी सेल है ये क्या हो जाएगी, स्वेल अप, स्वेल हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी सेल के अंदर। मतलब क्या, आप ध्यान से समझना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा पानी था, जैसे हमने यहां पर ये सेल ली है तो बाहर हमारा पानी कम था, अंदर हमारा पानी ज्यादा था, तो ज्यादा से फिर बैलेंस करना है, तो ज्यादा से बाहर आ गया तो सेल क्या हो गई, श्रिंक हो गई। तो सेल को जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो हमारी सेल श्रिंक हो जाती है, और जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो हमारी सेल क्या हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है। ठीक है, स्वेल हो जाती है। इसका मतलब ये बात याद रखना कि यहां पर सोलवेंट क्या होता है, बाहर कम, लेकिन सॉल्वेंट कम है तो सॉल्यूट यहां पर ज्यादा होता है। इसमें उल्टा है ना, अगर यहां पर पानी कम है तो जहां पर पानी कम होगा, हमने इन सॉल्यूशंस में देखा जहां पर पानी कम है वहां पर सॉल्यूट ज्यादा है, और जहां पर सॉल्यूट कम है वहां पर पानी ज्यादा है। अब यहां पर हमारा जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है वो कम है, कहां पर, सेल के बाहर, और सेल के अंदर सेल के अंदर क्या है, ज्यादा है, क्या, पानी। तो यहां पर पानी कम है लेकिन सॉल्वेंट यहां पर ज्यादा है, और यहां पर जो है वो क्या होगा, सॉल्वेंट बाहर ज्यादा है, पानी मतलब बाहर ज्यादा है और अंदर पानी कम है, और बाहर ज्यादा है तो ज्यादा से कम में जाएगा, बैलेंस करना है इसको, तो ज्यादा से कम में जाएगा तो ये सेल जो है वो स्वेलअप हो जाएगी। लेकिन एक और होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ना इसमें पानी ज्यादा, ना इसमें पानी ज्यादा, ना इसमें सॉल्यूट ज्यादा, ना इसमें सॉल्यूट ज्यादा, ना इसमें सॉल्वेंट ज्यादा, ना इसमें सॉल्वेंट ज्यादा। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दोनों इक्वल इक्वल रहेंगे, ना पानी सेल से अंदर जाएगा ना पानी सेल के बाहर आएगा, तो सेल का साइज वैसा का वैसा रहेगा। तो आपको यह बात समझ में आई होगी। तो देखो इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या था बच्चों, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट बाहर ज्यादा था, सोल्यूट बाहर ज्यादा था। इसको मैं दूसरी भाषा में कहूं तो क्या कह सकता हूं, सोलवेंट बाहर कम था। सोलवेंट का मतलब पानी, पानी ये हमारा सॉल्यूशन है,
तो यहां पर बाहर जो था वो पानी कम था, अभी सेल को पानी देना पड़ेगा बाहर। अब सेल जब पानी बाहर देगी तो सेल का सारा पानी तो निकल जाएगा और ये सेल जो है बेचारी पिचक जाएगी, ठीक है। अब सेम में देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट था वो ज्यादा था अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ क्या था, ज्यादा सॉल्यूट, और पानी कम था। भाई पानी कम था, सोलवेंट, सोलवेंट क्या था, कम था। सोलवेंट मतलब पानी, कहां पर पानी कम था, अंदर, तो अंदर पानी कम था, लेकिन सॉल्यूशन में बाहर पानी ज्यादा है, तो अब ये पानी अंदर की तरफ चला जाएगा, और जब ये पानी अंदर की तरफ जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी। लेकिन आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ना पानी अंदर ज्यादा ना पानी अंदर बाहर, दोनों में सेम रहेगा, तो इसीलिए इक्वल सॉल्यूट होगा, ये बात आप मान के चलेंगे। तो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमारी जो सेल होती है, याद रखना बच्चों, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो हमारी सेल होती है वो श्रिंक हो जाती है, सेल श्रिंक्स, श्रिंक्स मतलब सिकुड़ना, ठीक है। वाटर मूव्स आउट, पानी बाहर की तरफ जाता है, पानी जो है वो बाहर की तरफ जाता है, क्यों, क्योंकि बाहर पानी कम है अंदर पानी ज्यादा है, ठीक है। हायर वाटर इनसाइड, ये लिख ही दिया, पानी जो है अंदर वो ज्यादा होगा, इसमें अंदर पानी कम होगा, इसको लेना पड़ेगा पानी, तो ये फूल जाएगी सेल, स्वेल हो जाएगी, वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा, और जो है पानी जो है वो आउटसाइड में ज्यादा होगा, तभी तो वो अंदर जाएगा, बैलेंस करना है उसको तो अपने आप को। और यहां पर इक्वल वाटर होगा, नो नेट मूवमेंट, मूवमेंट होगी ही नहीं पानी की, ना अंदर ना बाहर, क्योंकि दोनों में बराबर है, और नॉर्मल यहां पर सेल रहेगी, ना ज्यादा वो क्या बोलते हैं फूलेगी और ना ज्यादा सिकुड़ेगी। तो हाइपरटोनिक, ओ का मतलब क्या है, ओ मतलब स्वेल, ये पेट मतलब फूला हुआ है ना, तो हाइपोटोनिक में सेल क्या कर जाएगी, स्वेल अप, और हाइपरटोनिक में, अब हाइपरटोनिक में आर है ना, आर, इसको थोड़ा बड़ा करो, आर, हाइपरटोनिक में भी आर है और श्रिंक में भी आर है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब भी सेल जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो हाइपरटोनिक में श्रिंक और हाइपोटोनिक में स्वेलअप और आइसोटोनिक में सेम। चलिए नेक्स्ट। अब उसके बाद एक टॉपिक आता है बच्चों, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब इसका मतलब क्या है सर, बताते हैं जी। इसका मतलब हमारी एक सेल है, उस सेल के अंदर एंडो का मतलब होता है अंदर, एक्सो का मतलब एग्जिट मतलब बाहर। जब भी कोई मटेरियल सेल के अंदर आता है, कोई भी मटेरियल सेल के अंदर आता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। और जब कोई मटेरियल सेल से बाहर जाता है, ये देखिए ये सेल के अंदर आ रहा है, अंदर आ गया, अब ये बाहर जाएगा, तो ये क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होगा, सेल के अंदर आना किसी चीज का, और एक्सोसाइटोसिस क्या होगा, सेल से बाहर जाना किसी चीज का। ये दो टॉपिक आपको याद रखने हैं, व्हाट इज एंडोसाइटोसिस एंड व्हाट इज एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंट्री ऑफ एनी मटेरियल इनसाइड द सेल, एंड एक्सोसाइटोसिस एग्जिट ऑफ एनी मटेरियल आउटसाइड फ्रॉम द सेल। चलिए अभी हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है बच्चों न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होगा, मैंने आपको बताया था, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, और इसकी दो मेम्ब्रेन होंगी। सबसे पहली होगी इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन्स को मिलाकर हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियर एनवलप। क्या बोल देंगे हम, न्यूक्लियर एनवलप। और न्यूक्लियर के अंदर भी एक डेंस रीजन होगा, जिसको हम न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, एकदम जैसे डेंस रीजन होता है, उसको न्यूक्लियोलस बोल देते हैं। ये न्यूक्लियोलस करता क्या है, राइबोसोम्स को क्रिएट करता है, ठीक है। और क्रोमेटीन, क्रोमेटीन क्या होता है बच्चों, धागे से दिख रहे हैं आपको, ये हमारा डीएनए है। जब ये डीएनए से बिखरा हुआ पड़ा है तब हम इसे क्रोमेटीन बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, अब एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, अब ये हमारा साइटोप्लाज्म है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, और जो लिक्विड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देंगे। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या होंगे,
जो प्रोटीन बनाने में आगे चल के हेल्प करते हैं, ये यहां से ही क्रिएट होंगे न्यूक्लियोलस से। न्यूक्लियोलस क्या क्रिएट करता है? राइबोसोम्स क्रिएट करता है, और बाद में ये राइबोसोम्स ये जो छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं आपको, इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू होते हुए ये जो राइबोसोम्स है बाहर आ जाते हैं, और बाहर आकर फिर ईआर पर अटैच हो जाते हैं। तो न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन, इनर आउटर, दोनों को मिला के न्यूक्लियर एनवलप, इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है। ये धागे जैसे स्ट्रक्चर क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड मटेरियल, राइबोसोम्स जो न्यूक्लियोलस क्रिएट करेगा, और न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियस के छोटे छोटे छेद। ये हमारा न्यूक्लियस है बच्चों। और ये न्यूक्लियस करता क्या है? इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, सेंटर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। इसके अंदर क्या होता है? जितना भी हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब कि डीएनए हमारा जितना भी होता है, वो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसमें जैसे हमको कहते हैं ना, जैसे हमारे बच्चे होते हैं तो डीएनए के थ्रू सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे से हमारे बच्चों में जाती है। हमारे बच्चों का नाक कैसा होगा, चपटा होगा कि पैना होगा, आने वाली जनरेशन की आंखें कैसी होंगी, उसकी हाइट कितनी होगी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर होती है? डीएनए के अंदर होती है। और डीएनए कहां पर होता है? डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, चलिए एक बार हम देखते हैं। ये हमारी सेल है। ये सेल का जितना भी आपको मटेरियल दिख रहा है, ये सारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो ये स्ट्रक्चर है, ये ब्लू स्ट्रक्चर, ये क्या है? न्यूक्लियस है। इसके अंदर ये हमारा डीएनए पड़ा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये डीएनए जो है अभी क्रोमेटीन की फॉर्म में पड़ा है। इसकी दो वॉल होंगी हमारे पास। कौन कौन सी? ये वाली इनर मेम्ब्रेन है, और ये वाली आउटर मेम्ब्रेन है। ये दिख रहा है, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये सारा क्रोमेटीन पड़ा है। क्रोमेटीन को हम क्या भी बोल देते हैं? डीएनए भी बोल देते हैं। अब ये क्रोमेटिन डिवाइड होकर जब सेल डिवीजन होगा तो ये क्रोमेटिन किसके अंदर बदल जाता है? क्रोमोसोम्स के अंदर बदल जाता है। ये देखिए, ये हमारा क्रोमेटिन है, और ये क्रोमेटिन किसके अंदर चेंज हो गया? क्रोमोसोम्स के अंदर। कब? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड करेगी उस टाइम पे। ये हमारा न्यूक्लियोलस है, जिस न्यूक्लियोलस के अंदर से राइबोसोम क्रिएट होंगे, और राइबोसोम्स क्रिएट होके जो आपको ये न्यूक्लियर पोर दिख रहे हैं, इनके थ्रू बाहर निकल के आ जाएंगे, इनके थ्रू, और यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आकर अटैच हो जाएंगे। तो ये हमारा पूरा क्या था बच्चों? न्यूक्लियस था। अब क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, दो चीजें आपको देखनी है। मैंने आपको बताया बच्चों, हमारी ये सेल है, सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। इसके अंदर ये डीएनए पड़ा होगा। क्या पड़ा होगा? डीएनए। अगर ये डीएनए ऐसे बिखरा हुआ है धागे की तरह, तो इसको हम क्या बोल देंगे? क्रोमेटिन बोल देंगे। लेकिन यदि ये डीएनए ऐसे शेप ले लेता है, ये डीएनए ऐसे शेप ले लेता है, तो उसको हम बोल देंगे क्रोमोसोम्स, जो हमने अभी 3D में देखा। सो बेसिकली व्हाट इज क्रोमेटिन? दिस इज अ लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? क्रोमेटिन। ठीक है, और क्रोमोसोम क्या होंगे? जब क्रोमेटिन कंडेंस हो जाते हैं और टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, ऐसे टाइटली पैक्ड हो जाएंगे ये सारे धागे, तो एक क्या बनेगा? क्रोमोसोम। सेल डिवीजन के टाइम पे होगा बच्चों। ये 23 पेयर्स जो हैं, 23 पेयर्स ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स के, जिसमें से 22 ऑटोसोम होते हैं, और एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। और टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम, जो कि 23 पेयर्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये सारा था बच्चों हमारे न्यूक्लियस की डिटेल। अभी हमारे को देखना है सेल के ओरिजिन के बेसिस पर सेल कितने टाइप्स की होती हैं। दो टाइप की है बच्चों, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है हमारी यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल थोड़ी सी एडवांस लेवल की सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है इतनी एडवांस सेल नहीं है। जैसे बैक्टीरिया वगैरह की जो सेल है वो मोस्टली क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? ये जनरली जो होती है स्मॉल होती है साइज के अंदर, और ये सारे साइज के अंदर थोड़ी लार्ज होती हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियर रीजन जो होता है, वो वेल डिफाइंड नहीं होता। कहने का मतलब है ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अब इसके जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस है वो तो क्या होंगी? यूकैरियोटिक सेल। लेकिन जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा और इसके अंदर का डीएनए से बिखरा ही हुआ होगा पूरे सेल के अंदर, वो कौन सी होंगी? प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होगा, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है,
जो सेल होगी वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होगी और ऑर्गेनेल्स जो है इसमें एब्सेंट होंगी। मतलब सेल मेम्ब्रेन तो होगी इसके अंदर, लेकिन जो सेल की छोटी छोटी ऑर्गेनेल्स, सेल के छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहेंगे। और इसमें जो है प्रॉपर तरीके से हमारे पास क्या होंगे, सेल के जो है ऑर्गेनेल्स होंगे। एक बार इसको 3D में देख लेते हैं बच्चों। ये देखिए यूकैरियोटिक सेल किस किस के अंदर होगी बच्चों, एक तो एनिमल्स के अंदर, एक प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर यूकैरियोटिक सेल होगी। यूकैरियोटिक कौन सी सेल होंगी, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा और सारी की सारी सेल ऑर्गेनेल्स होंगी, उनको हम क्या बोल देंगे, यूकैरियोटिक सेल्स। ये देखिए ये हमारी यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके अंदर जितना भी आप देख सकते हैं सारी की सारी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। प्रॉपर तरीके से यहां पर न्यूक्लियस है, ठीक है, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर केवल ये किसके अंदर होगा, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है, जिसके अंदर ना तो कोई सेल ऑर्गेनेल है, केवल न्यूक्लियस भी नहीं है, डीएनए पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, बस केवल जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, ठीक है, वो भी बिखरा हुआ, न्यूक्लियस के अंदर नहीं। और साइटोप्लाज्म है और सेल की मेम्ब्रेन है, बस तीन ही चीजें इसके अंदर। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो सब कुछ ही होगा। जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं, ये बैक्टीरिया वगैरह जो है उनकी सेल्स में होते हैं हमारे कौन से, प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक थोड़ी एडवांस है, सारी सेल ऑर्गेनेल उसके अंदर है। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या है, केवल साइटोप्लाज्म, बिखरा हुआ डीएनए, जेनेटिक मटेरियल और सेल की मेम्ब्रेन। अब बच्चों हमारी बात आती है जो सेल की जो ऑर्गेनेल्स होती हैं, मतलब सेल के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तीन तरीके की ऑर्गेनेल्स होती हैं। पहली जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन होगी, दूसरी जिसमें डबल मेम्ब्रेन होगी, डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर होगा, और तीसरी जिसमें मेम्ब्रेन होगी ही नहीं। जैसे अभी हमने पढ़ा था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कितनी मेम्ब्रेन थी, हमारी 2 मेम्ब्रेन थी। तो न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे ही प्लास्टिड। लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन किसके अंदर होगी, वैक्यूल के अंदर, लाइजोसोम के अंदर, गोल्जी अपरेटस के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अबे आशीष सर ये क्या क्या ले आए आप उठाकर, बच्चों शांति रखो। ये हमारे सारे जितने भी हैं वो क्या है, सेल के जो है ऑर्गेनेल्स हैं, मतलब सेल के छोटे छोटे लिटिल ऑर्गन हैं, वो हम अभी पढ़ाई करेंगे। लेकिन 3 टाइप के होंगे, वो अब मैंने आपको बता दिया है। चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये एक नेटवर्क होता है, और ये नेटवर्क कहां पर होता है, न्यूक्लियस के बाहर। ऐसा इसका स्ट्रक्चर रहेगा। ये देखिए दिखा देता हूं मैं आपको, ये हमारा न्यूक्लियस है। ये जो निकल रहे हैं ना ये बच्चों, ये राइबोसोम्स है, इनको क्रिएट कौन करेगा, न्यूक्लियोलस क्रिएट करेगा, ठीक है। अब ये बाहर, न्यूक्लियस के बाहर हमारा क्या प्रेजेंट है, ये हमारा प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब न्यूक्लियस के अंदर से बाहर निकले कौन, राइबोसोम्स, वो किसके ऊपर अटैच हो जाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। लेकिन वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 टाइप का होगा, एक स्मूथ और एक रफ। ये वाला रफ है जिसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होंगे, और ये वाला जो ये हिस्सा है जिस पर राइबोसोम्स नहीं है, वो होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो रफ का मतलब क्या, खुरदरा सा है। खुरदरा कैसे हुआ, राइबोसोम्स की वजह से खुरदरा हुआ, मतलब रफ रफ सा हुआ। लेकिन ये तो बिल्कुल प्लेन है ना, ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा, तो एकदम स्मूथ है। क्यों स्मूथ है, क्योंकि इसके ऊपर क्या नहीं है, राइबोसोम्स नहीं है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं बच्चों, हमारा ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ईआर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। ये एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का। ये छोटी छोटी ट्यूब्स जो होती है ना, इनका एक पूरा नेटवर्क है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या करता है, इसके अलग अलग फंक्शंस होंगे, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलग फंक्शन होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलग फंक्शन होंगे। सबसे पहले देख लीजिए रफ एंडोप्लाज्मिक को, इसको रफ क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, और इसको प्रोटीन सिंथेसिस की साइट भी बोला जाता है, क्योंकि जो प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। तो राइबोसोम्स जो आर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं बच्चों, आर शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों है, राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से। इसकी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, और ये लिपिड के प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो है इसका कोई रोल नहीं होगा एंजाइम और हार्मोन के सिंथेसाइज के लिए,
ठीक है। और बॉडी में जो ड्रग्स की जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है उसमें भी ये हेल्प नहीं करेगा। इसके ऑपोजिट जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है, क्योंकि इस पर क्या थे हमारे राइबोसोम्स अटैच थे, इस पर हमारे राइबोसोम्स अटैच नहीं है, ठीक है। ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा और ये प्रोटीन की सिंथेसिस में कोई हेल्प नहीं करेगा। ये लिपिड की सिंथेसिस नहीं करेगा, ये लिपिड को सिंथेसाइज करेगा। देखिए ये तो करेगा प्रोटीन की सिंथेसिस और ये करेगा लिपिड की सिंथेसिस। कौन स्मूथ लिपिड की करेगा, रफ प्रोटीन की करेगा। उसके बाद ये एंजाइम और हार्मोन के सिंथेसाइज में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन इसका फंक्शन होता है किसके अंदर, एंजाइम और हार्मोन के प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। और ये जो है हमारी बॉडी में जितने भी ड्रग्स होते हैं ना, उनके डिटॉक्सिफिकेशन में भी, उनको बाहर निकालने में, इनको डिटॉक्सिफाई करने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हेल्प करता है, लेकिन उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प नहीं करता है। ये पूरा जो है बच्चों आपका क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देख लेते हैं पूरी वीडियो। ये देखिए यहां से राइबोसोम्स निकले, कहां से, न्यूक्लियोलस के थ्रू बाहर निकले, न्यूक्लियोलस से न्यूक्लियोप्लाज्म में आए, फिर न्यूक्लियस के थ्रू बाहर निकले, अटैच हो गए। जहां पर अटैच हुए इस पार्ट को हम क्या बोल देंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पर अटैच नहीं है राइबोसोम्स उसको हम क्या बोल देंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करेगा, क्या किस चीज को सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। ये यहां पर प्रोटीन्स को बनाएगा वेसिकल्स की फॉर्म में, उनको बनाकर निकाल देगा, उनको गोल्जी अपरेटस के पास भेज देगा पैकेजिंग के लिए। तो प्रोटीन कौन बनाएगा, आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। वेसिकल्स की फॉर्म में ये निकल के कहां पर जाएंगे, गोल्जी अपरेटस तक जाएंगे और वहां पर इन पर कुछ और चीजों की पैकेजिंग होगी गोल्जी अपरेटस में। देखो रफ से निकल के जा रहे हैं, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल लिपिड्स को सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। और बॉडी की जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो करेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमारा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, इसकी भी दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक इनर मेम्ब्रेन जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। क्रिस्टे कौन सी, ये वाली जो लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। ये पावर देता है पूरी सेल को। भाई जिस सेल को ज्यादा पावर की जरूरत है उसको ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही तो पावर जनरेट करता है। किस फॉर्म में करता है, एटीपी की फॉर्म में, सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पर, ठीक है। और ये बाहर से कैसा होगा, ऐसा होगा, ये स्ट्रक्चर होगा, और अंदर से कैसा होगा, फोल्डेड, ऐसे फोल्ड किया हुआ होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इट विल प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, ठीक है, एटीपी की फॉर्म में। और इसको सेल की जो है एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। किसकी एनर्जी करेंसी कहा जाता है, सेल की। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये एटीपी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, सेलुलर एक्टिविटी में जो काम आएंगे और मैकेनिकल वर्क के अंदर। और ये किस चीज को प्रोसेस करेंगे, ये अपना ओन डीएनए प्रोसेस करते हैं। और राइबोसोम्स एनेबलिंग प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इनके पास अपना खुद का क्या होगा, डीएनए और राइबोसोम्स होगा। तो ये हमारा क्या था बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया था। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का हम 3D एनिमेशन देख लेते हैं। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, क्रिस्टे है जो बीच में आपको दिख रहा है, और इसके अंदर ही क्या होगा, राइबोसोम्स भी होगा, इसका खुद का डीएनए भी होगा। और यही क्या करेगा, हमारे पूरी की पूरी सेल को क्या देगा, पावर देगा। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। चलिए अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, गोल्जी अपरेटस। कौन सा है, गोल्जी अपरेटस। अब ये क्या है भाई, मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो हमारे राइबोसोम्स है वो कहां से क्रिएट होंगे, न्यूक्लियोलस से क्रिएट होंगे। न्यूक्लियोलस से क्रिएट होने के बाद वो कहां पर जाएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जाएंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर प्रोटीन बनने के बाद वो प्रोटीन जो है वो कहां पर जाएंगे, गोल्जी अपरेटस में जाएंगे, ठीक है। और यहां पर ये जो गोल्जी अपरेटस है उनकी क्या करेगा, पैकेजिंग करेगा। क्या करेगा, उनकी पैकेजिंग करेगा और उन पर कुछ और चीजें अटैच कर देगा। देखिए हम क्या क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहले तो देखिए बच्चों, ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, यहां से राइबोसोम्स क्रिएट होंगे,
ये देखिए यहां से कुछ एक सेल ऑर्गेनेल्स के पास अपने खुद के भी राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन अदरवाइज नहीं है, तो यहां से राइबोसोम्स क्रिएट होंगे, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू बाहर निकलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आएंगे। इनको राइबोसोम्स जो है हमारे प्रोटीन फैक्ट्री भी होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आने के बाद वहां से प्रोटीन बनकर कहां पर जाएंगे, गोल्जी अपरेटस के अंदर जाएंगे। कैसे जाएंगे वो देख लीजिए। ये देखिए ये प्रोटीन, हमारे प्रोटीन है, ये यहां से कहां से निकल रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर अब ये कहां पर जा रहे हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में, वेसिकल्स में पैक होके ये कहां पर जा रहे हैं, गोल्जी अपरेटस के पास। ये गोल्जी अपरेटस इनका वेट कर रहा है। अब ये गोल्जी अपरेटस में जाने के बाद इनकी पैकेजिंग हो जाएगी और इन पर कुछ और चीजें जो हैं वो अटैच हो जाएंगी, जैसे हमारा लिपिड है, ये देखिए हमारी, देखिए ये पैकेजिंग हो रही है यहां पर, ये देखिए ये हमारी पैकेजिंग हो रही है, और पैकेजिंग होने के बाद इन पर हमारे जो है अदर सब्सटेंसेस जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, ताकि ये अच्छे से यूजफुल हो सके। जैसे लिपिड है, और लिपिड के बाद हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये इन पर अटैच हो जाएंगे। ये सारा का सारा काम बच्चों कहां पर होगा, ये होगा गोल्जी अपरेटस के अंदर। गोल्जी अपरेटस का आपको काम समझ में आया। जो प्रोटीन वेसिकल्स की फॉर्म में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकले वो कहां पर गए, वो कहां पर गए, कहां पर हुआ, उनका जो ट्रांसपोर्ट है आर से गोल्जी अपरेटस के अंदर। अब गोल्जी अपरेटस इनकी पैकेजिंग करेगा, पैकेजिंग करने के बाद इन पर कुछ और सब्सटेंसेस को अटैच करेगा, और सब्सटेंसेस को अटैच करने के बाद इनको कुछ टाइम के लिए स्टोर भी करके रखेगा अपने अंदर, और भी मटेरियल को स्टोर ये करता है गोल्जी अपरेटस। और उसके बाद स्टोर करने के बाद जहां पर भी रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की सेल के अंदर, यहां से ये भेज देगा वहां पर। ठीक है, तो ये काम किसका हुआ, गोल्जी अपरेटस का। एक बार देख लेते हैं इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, वो की थी कैमिलो गोल्जी ने। तो उसने भाई उसी के नाम पर इसका जो है नाम रखा गया। कैमिलो गोल्जी ने जो है इसकी डिस्कवरी की थी इसको, और ट्रैफिक पुलिस भी बोला जाता है इसको सेल की। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये अपने अंदर चीजों को स्टोर भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है, ये फंक्शन है इसका। ठीक है, उसके बाद ये दिख रहे हैं आपको, ये स्ट्रक्चर, ये प्लेट्स दिख रही हैं, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है गोल्जी अपरेटस का। ये सारी प्लेट्स जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स या फिर सिस्टर्ने। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स। अब जो प्रोटीन यहां पर पैक हुआ है वो प्रोटीन साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा जहां पर भी रिक्वायरमेंट होगी, मैंने आपको बता ही दिया है। और एक और फंक्शन होता है वो भी मैं बताता हूं आपको गोल्जी अपरेटस का, लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन करना। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। लाइजोसोम्स की फॉर्मेशन करता है, अभी के लिए इतना ही याद रखिए। ठीक है, और ये और कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, स्टोरेज, मैंने बता दिया ना, स्टोर करके रखेगा। मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई भी अभी किया था। पैकेजिंग, उनको पैक भी करेगा प्रोटीन को, प्रोडक्ट को इन वेसिकल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा था गोल्जी अपरेटस। उसके बाद है हमारा लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या होता है बच्चों, इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, किसका, सेल का। सेल के अंदर जो भी गंदगी है, जो भी अनवांटेड मटेरियल है, कुछ भी कमी आ जाती है, कोई भी वेस्ट मटेरियल है, तो ये लाइजोसोम्स होते हैं जो उसको, इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं लाइजोसोम्स के अंदर। तो जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उस सारे के सारे वेस्ट मटेरियल को ये जो लाइजोसोम्स के अंदर एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इसलिए इसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोई भी फॉरेन मटेरियल होता है जो अच्छा नहीं होता है सेल के लिए, उसको ये क्या कर देते हैं, एक तो वार्निंग देते हैं और बाद में उसका सफाया भी कर देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पावरफुल जो है एंजाइम्स होते हैं। सुसाइडल बैग भी इनको हम बोलते हैं। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आती है कि भाई सेल के अंदर ज्यादा ही प्रॉब्लम आ गई है, तो ये लाइजोसोम्स क्या करते हैं, पूरी की पूरी सेल को ही खा जाते हैं, पूरी की पूरी सेल को ही अपनी ही सेल को खत्म कर देते हैं। भाई सुसाइड का मतलब क्या होता है, अपने आप को मार देना। तो ये पूरी की पूरी सेल को ही क्या कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। दैट्स व्हाई लाइजोसोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूं 3D में कैसे होगा। ये हमारे लाइजोसोम्स हैं। कोई भी फॉरेन मटेरियल आया जो कि वेस्ट मटेरियल है, इन वेस्ट मटेरियल को इसके अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो खा जाएंगे और इसको गायब कर देंगे, पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर देंगे। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ लाइजोसोम्स। ठीक है, उसके बाद है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बच्चों क्या होते हैं, मैंने आपको अभी कुछ स्लाइड पहले बताया कि हमारा न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स को क्रिएट करेगा। ये देखिए, ये हमारा न्यूक्लियर पोर है, यहां से कौन निकल रही है, ये राइबोसोम्स है।
ये देखिए, इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन को बनाने में सबसे पहला जो स्टेप जो होता है, सबसे पहली जो नीड होती है, वो किस चीज की होती है? राइबोसोम्स की होती है। इनके पास अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती। इनके पास, आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, तो इनके पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती है। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनिल है। प्रोटीन सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व रहते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। कौन? राइबोसोम्स। कहां से क्रिएट होंगे? कुछ सेल ऑर्गेनिल्स के पास तो पहले से ही प्रेजेंट होंगे, और नहीं तो फिर न्यूक्लियोलस इनको क्रिएट कर देगा, और क्रिएट करने के बाद न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू इनको कहां पर भेज देगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भेज देगा। ठीक है, देखिए ये न्यूक्लियोलस है, यहां से राइबोसोम्स क्रिएट हुए, और यहां से क्रिएट होने के बाद ये कहां पर जाएंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। वहां से वेसिकल्स की फॉर्म में कहां पर जाएंगे? गोल्जी अपरेटस के अंदर। ठीक है, फिर है हमारा प्लास्टिड। देखिए बच्चों, पी से प्लास्टिड और पी से प्लांट, ये आप याद रखना। प्लास्टिड जो होते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर होते हैं। क्या करते हैं ये प्लास्टिड? आपने प्लांट्स के अंदर जितने भी कलर्स देखे हैं ना, जितने भी कलर्स देखे हैं, वो किन की वजह से होते हैं? प्लास्टिड की वजह से ही होते हैं। किन की वजह से होते हैं? प्लास्टिड की वजह से। ये प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बच्चों? हमारे प्लांट्स के अंदर जितना भी ग्रीन कलर पाया जाता है, ग्रीन कलर जितना भी होता है, वो किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। और यहीं पर हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है किसी भी प्लांट को। तो फर्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन कलर देता है किसको? प्लांट को। सेकंड है क्रोमोप्लास्ट। ग्रीन के अलावा जो भी आपको कलर देखने को मिलता है, चाहे वो फ्लावर्स में कलर है, चाहे वो कहीं पर भी है, ग्रीन के अलावा यदि आपको कोई कलर देखने को मिला, वो किसकी वजह से होगा? वो होगा बच्चों क्रोमोप्लास्ट की वजह से। किसकी वजह से? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ठीक है, उसके बाद है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर नहीं देता है। ये जो है वो लैक कलरेशन होता है इसके अंदर। मतलब ग्रीन कलर कौन देगा? क्लोरोप्लास्ट। कोई कलर देगा ही नहीं, क्रोमोप्लास्ट। और ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स हैं क्रोमोप्लास्ट, और कोई कलर ही नहीं देगा, वो कौन सा प्लास्टिड है? ल्यूकोप्लास्ट। तो ये 3 प्लास्टिड हैं जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन फिर इसका फंक्शन क्या हुआ भाई? ये तो कलर ही नहीं दे रहा, ना ग्रीन दे रहा, ना कोई और कलर दे रहा। फिर इसका फंक्शन क्या होगा? किसका? ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन होगा स्टोरेज करना। स्टोर किस किस को स्टोर करेगा? स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन को। ये इसका फंक्शन रहेगा। अगर ये कलर नहीं दे रहा है भाई, कोई ना कोई काम इसको करना तो पड़ेगा ही, सब जीवन में काम तो करते ही हैं। तो ये क्या करेगा? ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन को स्टोर करके रखेगा। तो ये हमारा प्लास्टिड था। उसके बाद है हमारे वैक्यूल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज सैक्स भी बोलते हैं। वैक्यूल्स हमारे क्या करते हैं बच्चों? इनको स्टोरेज सैक्स बोला जाता है। ये एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर छोटे होते हैं, और प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स के अंदर ये थोड़ा सा बड़े होते हैं। चीजों को स्टोर करके रखने का काम किसका है? हमारे वैक्यूल्स का है, जिसको हम स्टोरेज सैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार तो 50 to 90% जो स्पेस है प्लांट सेल के अंदर, वो कौन कवर कर लेता है? वो वैक्यूल कवर कर लेता है। प्लांट्स के अंदर मैं बात कर रहा हूं, प्लांट्स के अंदर ये वैक्यूल है ना, प्लांट्स के अंदर ये बड़े होते हैं और एनिमल्स के अंदर ये छोटे होते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होगा? एक तो टर्जिडिटी प्रोवाइड करना, और एक कठोरता, रिजिडिटी प्रोवाइड करना। एक शेप भी प्रोवाइड करेगा ये सेल को, और कठोर भी बना देगा सेल को। ठीक है, और स्टोर भी करके रखेगा जितने भी एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, जितने भी जरूरी सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, कि क्या क्या चीज होंगी इसमें? अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद इसका स्पेशलाइज्ड रोल क्या होगा? एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है भाई, ये हमारे, एक बार मैं 3D में भी दिखा देता हूं आपको वैक्यूल्स। ये देखिए, ये हमारे प्लांट सेल में कितना बड़ा वैक्यूल है, लेकिन ये एनिमल सेल में तो देखो कितने छोटे छोटे हैं वैक्यूल्स। ये देखिए, ये प्लांट सेल के वैक्यूल्स हैं और ये एनिमल सेल का वैक्यूल है।
सॉरी, ये प्लांट सेल और वो एनिमल सेल का था। तो ये देखिए, एनिमल सेल में स्मॉल इन साइज और प्लांट सेल में लार्ज मतलब बिग इन साइज। चलिए, अब हमने सेल के बारे में पढ़ लिया बच्चों। अब बस ये हमें पता करना है कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आपको पता है प्लांट में सेल अलग होती हैं, एनिमल सेल अलग होती हैं। सेल की शेप जो अगर मैं बात करूं, प्लांट्स के अंदर कैसी होती है, स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती हैं, और एनिमल्स के अंदर इरेगुलर मतलब कोई भी शेप की हो सकती हैं, और राउंड हो सकती है मतलब गोल हो सकती हैं। सेल वॉल मैंने आपको बताया था, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एनिमल्स के अंदर ये जो है नहीं होगी। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जिसको मैं पीएमसीएम बोलते थे, प्रेजेंट होगी दोनों के अंदर, प्लांट सेल के अंदर भी एनिमल सेल के अंदर भी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि हमारी एक सेल ऑर्गेनेल है, वो दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा और लाइक मतलब रहेगा एक साइड में सेल के, लेकिन ये प्रेजेंट होगा और ये कहां पर लाई करेगा, सेंटर ऑफ द सेल। किसमें, न्यूक्लियस किसमें, एनिमल सेल में। लाइजोसोम्स जो है बच्चों प्रेजेंट होंगे, लेकिन बहुत रेयर चांसेस होंगे प्लांट सेल में प्रेजेंट होने के, लेकिन एनिमल सेल में लाइजोसोम्स प्रेजेंट होंगे, जिनको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। गोल्जी अपरेटस जो पैकेजिंग का काम करता था, ट्रांसपोर्टेशन का, स्टोरेज का, दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा। साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल। राइबोसोम्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लास्टिड केवल किसके अंदर, पी से प्लास्टिड, पी से प्लांट, केवल प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर ये क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। वैक्यूल्स जो हैं, वैक्यूल्स यहां पर लार्ज होंगे, यहां पर स्मॉल होंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा, लेकिन फ्यूअर इन नंबर में कम होगा। लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा। क्यों बच्चों ऐसा क्यों होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स के अंदर, क्योंकि प्लांट्स को इधर उधर तो भागना नहीं पड़ता, तो उनको थोड़ा सा हमारे मुकाबले थोड़ा कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, वो उस पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, मतलब एनर्जी देता है सेल को। अब एनर्जी तो हमें ही ज्यादा जरूरत है ना, तो जितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट उतने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अभी सीलिया को आप छोड़ देंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको याद रखना है तो याद रखना कि सीलिया जो है वो एब्सेंट रहता है प्लांट सेल के अंदर और प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के अंदर। चलिए भाई, ये आपका 10th क्लास में आएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक। बस आपको इतने पॉइंट्स याद रखने हैं। अगर एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लिया जाए डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। चलिए, अब हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों, वो है सेल डिवीजन। सेल जो है बच्चों डिवाइड भी करते हैं, सेल डिवाइड भी करते हैं, और सेल डिवाइड करके क्या बनाते हैं, नए सेल्स बनाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 सेल से 4 सेल बनेंगे, फिर आगे ये सेल डिवाइड करते जाएंगे। इसको हम क्या बोल देते हैं, सेल डिवीजन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सेल डिवीजन। अब ये सेल डिवीजन जो है 2 तरीके का होता है, एक तो माइटोसिस और एक मियोसिस। ये हमारा माइटोसिस डिवीजन है, ये हमारा मियोसिस है। ये क्या होता है भाई, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में बच्चों क्या होगा, इसको हम इक्विटोरियल डिवीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इक्विटोरियल। थोड़ा देख लेते हैं अगली स्लाइड में, ये देखिए माइटोसिस क्या होगा, इक्विटोरियल डिवीजन होगा। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है इक्वल इक्वल डिवाइड होंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, इससे 2 सेल बनेंगे, और यहां पर हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये मान लो 12 है, तो 12 ही यहां पर जाएंगे, 12 ही यहां पर जाएंगे। लेकिन ये रिडक्शनल डिवीजन होगा, इसमें 1 से 4 सेल बनेंगे। अगर यहां पे 12 है तो यहां पर 6, यहां पर भी 6, यहां पर भी 6, यहां पर भी 6। तो देखिए यहां पर जो क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहा, और यहां पर जो आपको दिख रहा है बच्चों, थोड़ा सा छोटा हो गया क्या, यहां पर 12 से मतलब 1 से 4 सेल बनी, यहां से 1 से 2 सेल बनी इस डिवीजन के अंदर, और ये यहां पर हाफ हाफ नंबर हो जाएगा, लेकिन यहां पर कंप्लीट नंबर रहेगा। ठीक है, माइटोसिस में फर्स्ट दिस इज इक्विटोरियल डिवीजन, और मियोसिस दिस इज रिडक्शनल, मतलब रिड्यूस हो जाते हैं ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहां पर 1 से 2 डॉटर सेल बनेंगी, यहां से 1 से 4 डॉटर सेल बनेंगी। ठीक है,
डॉटर सेल के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा पेरेंट की तरह, मैंने बताया ना 12 से 12, लेकिन इसमें डॉटर सेल के पास केवल हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही जाएगा पेरेंट सेल के मुकाबले। 12 से 6 चारों सेल्स के अंदर, और 1 से 4 सेल बनेंगी, यहां पे 1 से 2 सेल बनेंगी, लेकिन क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो दोनों में इक्वल इक्वल होगा। और ये हेल्प करेगा ग्रोथ में और रिपेयर करने में। मान लो कहीं पे घाव लग गया, अब वहां पर सेल डैमेज हो गई, अब वो सेल जो है डिवाइड, जो आजू बाजू के जो सेल हैं वो डिवाइड करते 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 उस जगह को, उस घाव को भर देंगे। तो वहां पर भी तो सेल डिवीजन ही हो रहा है ना, तो वो कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं जब रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो गैमेट बनते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? मियोसिस के थ्रू, जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स के लिए। तो ये हमारा माइटोसिस मियोसिस था बच्चों। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। देखिए बच्चों, अगर आपने ध्यान से इस लेक्चर को देखा होगा तो आपको हर कॉन्सेप्ट 3D एनिमेशन की हेल्प से और बड़े अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और नेक्स्ट जो हम चैप्टर है 9th क्लास के अंदर वो हम पढ़ेंगे टिश्यू। मतलब सेल तो हमें पता लग गया, अब बहुत सारी सेल्स को मिला के एक टिश्यू, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, बहुत सारी सेल्स को मिला के एक टिश्यू बनेगा, बहुत सारे टिश्यू को मिला के ऑर्गन, और हर पार्ट के ऊपर एक अलग से एक चैप्टर है। तो हमने सेल को कवर कर लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था बच्चों। अगर आप क्लास 9th में हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है बायोलॉजी का। तो इसीलिए पूरी वीडियो अगर आपने ध्यान से नहीं देखी है तो कंप्लीट लेक्चर को आप ध्यान से देखेंगे, और यदि आपको समझ में आता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और कमेंट कर सकते हैं, और शेयर कर सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टिश्यू। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एवरीवन।